सोचा है कि 1857 के रिवोल्ट के बाद आखिर हुआ क्या? मतलब ब्रिटिशर्स जो खुद को इंडिया का मॉडर्नाइजर बता रहे थे, उन्होंने अचानक से इतना बड़ा यू टर्न क्यों लिया? हाँ, एक प्रोग्रेसिव एटीट्यूड से सीधे रिएक्शनरी पॉलिसीज पर। एग्जैक्टली। इट्स लाइक आपका दोस्त प्रॉमिस करे कि प्रोजेक्ट में हेल्प करेगा और फिर अचानक से आपका ही प्रोजेक्ट खराब करने लगे। तो आज हम इसी ग्रेट बिट्रियल की गहराई में जाएंगे और ट्रस्ट मी, इसके एंड तक हिस्ट्री, डेट्स और नेम्स नहीं, बल्कि एक थ्रिलिंग स्टोरी लगेगी। स्ट्रैटेजी, पॉलिटिक्स और पावर की कहानी। बिल्कुल। अगर हिस्ट्री को एक कहानी की तरह समझना है तो रुको मत, अभी के अभी सब्सक्राइब बटन हिट करो, लाइक का बटन स्मैश करो और वो घंटी, हाँ, नोटिफिकेशन बेल, उसे ऑन कर दो ताकि कोई भी माइंड ब्लोइंग एनालिसिस मिस ना हो। चलो, लेट्स स्टार्ट द जर्नी। आज का हमारा लर्निंग मैप बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है। हम ब्रिटिश पॉलिसीज को पूरी तरह से डाइसेक्ट करेंगे। ओके, तो कहाँ से शुरू कर रहे हैं? We'll start with administrative policies, फिर उनकी सबसे खतरनाक स्ट्रैटेजी डिवाइड एंड रूल को समझेंगे। ओके। इसके बाद we'll see their hostility towards educated Indians, उनका attitude towards जमींदार्स एंड उनका U-turn on social reforms। ये तो काफी डिटेल्ड लग रहा है। और भी है। फिर हम underdeveloped social services, controversial labor legislations, restrictions on press freedom और उनके white racism पर बात करेंगे। एंड दैट्स नॉट ऑल। इसके बाद आएगा सबसे जूसी पार्ट, रेवेन्यू पॉलिसीज। विल अनपैक हेस्टिंग्स सिस्टम, द फेमस परमानेंट सेटलमेंट, द रॉयतवारी सिस्टम और महालवारी सिस्टम। हम इन सब का ओवरऑल इम्पैक्ट भी देखेंगे। बिल्कुल। और फाइनली we'll touch upon their social and cultural policy, policy towards princely states and उनकी foreign policy। वाओ! सो बेसिकली पूरा पोस्ट 1857 इंडिया का पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक एक्सरे होने वाला है। रेडी हो? लेट्स डाइव इन। आज का ब्रॉड माइक्रो थीम है अंडरस्टैंडिंग द रिएक्शनरी शिफ्ट इन ब्रिटिश पॉलिसीज पोस्ट 1857। ग्रेट, चलो शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज। ओके, तो ये है द बिग यू टर्न। ये पोस्ट 1857 की वो पॉलिसीज थी जहां ब्रिटिशर्स ने इंडिया को मॉडर्नाइज करने का दिखावा छोड़ दिया। दिखावा ही था मतलब? हाँ बिल्कुल, और ओपनली रिएक्शनरी और डेस्पोटिक रूल अपनाया। उनका बहाना कि इंडियंस सेल्फ गवर्नेंस के लिए फिट नहीं है, समझे? एब्सोल्युटली। ये तो ऐसा है जैसे एक स्कूल प्रिंसिपल पहले कहे कि स्टूडेंट्स को एम्पावर करेंगे, बट एक प्रोटेस्ट के बाद सारे स्टूडेंट क्लब्स बंद कर दें और कहे यू आर नॉट मैच्योर इनफ टू हैंडल दिस। परफेक्ट एनालॉजी, बस वही ब्रिटिशर्स ने किया था। तो इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। श्योर। इंट्रोडक्शन। 1857 से पहले ब्रिटिशर्स कम से कम प्रोग्रेसिव मॉडर्नाइजेशन की बात तो करते थे, लेकिन रिवोल्ट ने उन्हें हिला दिया। उन्हें लगा कि इंडियंस को मॉडर्न बनाना उनके लिए ही खतरा है। राइट, उनका कंट्रोल फ्रैजाइल है, ये उन्हें समझ आ गया। एग्जैक्टली। बैकग्राउंड। द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज अ मैसिव शॉक। उन्हें समझ आ गया कि उनका कंट्रोल कितना नाजुक है, इसलिए उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी, फ्रॉम मॉडर्नाइजेशन टू एब्सोल्यूट कंट्रोल। और इसका कोर लॉजिक क्या था? उन्होंने इसको जस्टिफाई कैसे किया? कोर लॉजिक, उन्होंने ओपनली रिएक्शनरी पॉलिसीज अपनाई। उनका मेन जस्टिफिकेशन बहुत सिंपल था, इंडियंस वर नॉट फिट फॉर सेल्फ गवर्नेंस और उन्हें ब्रिटिश प्रेजेंस की जरूरत है। ये उनका पावर मेंटेन करने का एक प्रोपेगेंडा टूल था। प्रोपेगेंडा टूल, सही कहा। चार्ल्स वुड, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, उन्होंने साफ साफ कहा था, वेयर अ डोमिनेंट रेस रूल्स अनदर, द माइल्डेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेस्पोटिज्म। यानी गोरा रूल है तो तानाशाही ही सबसे माइल्ड फॉर्म है। सोचो जरा। वाओ, ये तो बहुत ही शॉकिंग स्टेटमेंट है। मतलब इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या हुआ? रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट, इस पॉलिसी ने इंडिया के नेचुरल पॉलिटिकल डेवलपमेंट को रोक दिया, सेल्फ कॉन्फिडेंस को आघात पहुंचाया और एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन बनाई जिसका मकसद सिर्फ इंपीरियल एंड्स पूरा करना था, जैसा हिस्टोरियन अनिल सील ने कहा। तो इन शॉर्ट उन्होंने प्रोग्रेस का इंजन रिवर्स गियर में डाल दिया। कंक्लूजन, हाँ। बेसिकली अचानक से प्रोग्रेस का इंजन रिवर्स गियर में डाल दिया गया, जस्ट टू एंश्योर ब्रिटिश कंट्रोल रिमेन्स फॉरएवर। ओके, तो ये मेजर पॉलिसी शिफ्ट कब हुआ? स्पेसिफिक इवेंट क्या था? द रिवोल्ट ऑफ 1857। याद रखना, ये एक टर्निंग पॉइंट था। द टर्निंग पॉइंट, गॉट इट। और इस पॉलिसी को जस्टिफाई करने के लिए उनका मेन बहाना क्या था? बहुत सिंपल, इंडियंस वर नॉट फिट फॉर सेल्फ गवर्नेंस। इस लाइन को बिल्कुल याद कर लो। उस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का नाम क्या था जिसने डेस्पोटिज्म को माइल्डेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा? चार्ल्स वुड। ये नाम इंपॉर्टेंट है फॉर कोटिंग एंड आंसर्स। ओके, चार्ल्स वुड। तो क्या हम कह सकते हैं कि उनका सिविलाइजिंग मिशन एक झूठ था? बिल्कुल। पोस्ट 1857 उनके एक्शंस ने ये साफ कर दिया कि आखिरकार इट वाज ऑल अबाउट इंपीरियल कंट्रोल। और हिस्टोरियन अनिल सील ने इसके बारे में क्या कहा था? कोई मेमोरी हैक है? अनिल सील ने कहा, सारे मेजर्स मीन्स ऑफ एनलिस्टिंग इंडियंस टू वर्क फॉर इंपीरियल एंड्स थे, बस सील ऑफ अप्रूवल फॉर इंपीरियल वर्क, ऐसे याद रखो। परफेक्ट। चलो अब पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग पोस्ट 1857 ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज बिकेम ब्लेटेंटली रिएक्शनरी। इन शॉर्ट, 1857 के बाद ब्रिटिशर्स ने मॉडर्नाइजेशन का नाटक बंद करके एब्सोल्यूट कंट्रोल वाली पॉलिसीज अपनाई। तो ये था उनका ओवरऑल एटीट्यूड। अब देखते हैं उनका सबसे पावरफुल वेपन। नेक्स्ट टॉपिक है डिवाइड एंड रूल। हाँ, द मास्टर स्ट्रैटेजी। ये ब्रिटिशर्स की वो स्ट्रैटेजी थी जिसमें वो जानबूझकर इंडियंस के बीच फूट डालते थे, धर्म, जाति, रीजन के नाम पर, ताकि कोई यूनाइटेड मास एक्शन उनके खिलाफ ना हो सके।
सोचो एक क्लास मॉनिटर जो दो दोस्तों के बीच गलतफहमी पैदा करता है ताकि वो दोनों उसके खिलाफ कंप्लेन ना कर पाएं। दैट वाज द ब्रिटिश पॉलिसी ऑन अ नेशनल स्केल। एकदम सही एग्जाम्पल। इंट्रोडक्शन। ब्रिटिशर्स को 1857 से सबसे बड़ा डर बैठ गया था हिंदू मुस्लिम यूनिटी का। उन्हें पता था कि अगर इंडियंस एक हो गए तो उनका राज खत्म। हाँ बिल्कुल, तो उनका राज खत्म। बैकग्राउंड, उन्हें एक यूनाइटेड चैलेंज से बचना था, इसलिए आपस में लड़वाना उनके लिए सबसे आसान तरीका था टू मेंटेन कंट्रोल। और ये उन्होंने हर लेवल पर किया। हाँ। कोर लॉजिक उन्होंने हर लेवल पर फूट डाली। प्रिंसेस अगेंस्ट स्टेट्स, पीपल, रीजन अगेंस्ट रीजन, प्रोविंस अगेंस्ट प्रोविंस, कास्ट अगेंस्ट कास्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट हिंदूज अगेंस्ट मुस्लिम्स। पहले तो उन्होंने मुस्लिम्स को दबाया था 1857 के बाद। हाँ, पहले मुस्लिम्स को दबाया, बट आफ्टर 1870 उन्होंने स्ट्रैटेजी बदली। उन्होंने देखा कि नेशनलिज्म बढ़ रहा है, तो उन्होंने एजुकेटेड मिडिल एंड अपर क्लास मुस्लिम्स को नेशनलिस्ट के खिलाफ यूज करना शुरू किया। अच्छा। उनको एज अ टूल यूज किया। यस। एजुकेशन और जॉब्स जैसे स्कैर्स रिसोर्सेज को लेकर झगड़े करवाएं। इसका इम्पैक्ट तो आज तक दिखता है। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट। बिल्कुल। इस पॉलिसी ने इंडियन सोसाइटी में ऐसी दरारें पैदा की जो आज तक भरी नहीं जा सकी हैं। इट लेड द फाउंडेशन फॉर कम्युनल पॉलिटिक्स इन इंडिया। हैमिल्टन जो 1897 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उन्होंने लिखा, यूनिटी ऑफ आइडियाज कुड बी वेरी डेंजरस पॉलिटिकली। यूनिटी को डेंजरस कहा उन्होंने। हाँ, उनके लिए आपसी झगड़े लीस्ट रिस्की थे। कुल ना कितना कैलकुलेटेड था सब कुछ। बहुत ज्यादा। तो इन शॉर्ट ये सिर्फ एक पॉलिसी नहीं थी, ये उनके रूल का फाउंडेशन था। कंक्लूजन। एकदम, ये उनके रूल का फाउंडेशन था। एक ऐसी आग लगाई जो सदियों तक देश को जलाती रही। ओके, एक सवाल, उन्होंने किस साल के बाद एजुकेटेड मुस्लिम्स को नेशनलिज्म के खिलाफ यूज करने की स्ट्रेटेजी बनाई? आफ्टर 1870। ये डेट याद रखना, इट मार्क्स अ स्ट्रेटेजिक शिफ्ट। 1870। ठीक है। और हैमिल्टन ने डेंजरस किसे कहा था, यूनिटी को या डाइवर्जेंस को? यूनिटी ऑफ आइडियाज एंड एक्शन को वेरी डेंजरस कहा था। उनके लिए डाइवर्जेंस यानी आपसी झगड़े बेटर थे। डिवाइड एंड रूल के कुछ एग्जांपल्स दो। ऑन व्हाट लाइंस डिड दे डिवाइड? कास्ट वर्सेस कास्ट, रीजन वर्सेस रीजन, एंड ऑफ कोर्स हिंदूज वर्सेस मुस्लिम्स। और इस पॉलिसी का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या हुआ? इट सोड द सीड्स ऑफ कम्युनलिज्म एंड पार्टीशन। बहुत गहरा इम्पैक्ट था। और ये हैमिल्टन कौन थे? इसके लिए कोई मेमोरी हैक? हैमिल्टन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन 1897। याद रखो, जैसे अलेक्जेंडर हैमिल्टन एक स्ट्रैटेजिस्ट थे, वैसे ही इस हैमिल्टन ने डिवाइड करने की स्ट्रैटेजी लिखी। नाइस। चलो प्रैक्टिसिंग। ब्रिटिशर्स यूज्ड डिवाइड एंड रूल by pitting communities against each other to prevent a united mass action. In short, to avoid a united challenge, the British systematically created divisions within Indian society. अब जब फूट डाल दी तो उन्हें एक नया दुश्मन दिखा, the educated Indian. हाँ, और ये है हमारा अगला टॉपिक, hostility towards educated Indians. The new enemy. बिल्कुल, ये ब्रिटिशर्स का बदलता हुआ नजरिया था। जो एजुकेटेड मिडिल क्लास पहले उन्हें हेल्पफुल लगती थी, अब वही उन्हें अपने इलाज के लिए सबसे बड़ा खतरा लगने लगी। जैसे एक कंपनी अपने ही ट्रेन किए हुए एम्प्लॉय से डरने लगे क्योंकि वो कंपनी की गलत पॉलिसीज को क्वेश्चन करने लगा है। एकदम परफेक्ट एनालॉजी। इंट्रोडक्शन। शुरू में ब्रिटिशर्स ने सोचा था कि एजुकेटेड इंडियंस उनके एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करेंगे, बट वो कहते हैं ना, द चिकन्स केम होम टू रूस्ट। हाँ, मतलब पासा उलट गया। बैकग्राउंड, ये एजुकेटेड क्लास ब्रिटिश रूल के एक्सप्लॉयटेटिव कैरेक्टर को एनालाइज करने लगी। वो एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेशन मांगने लगे। बेसिकली दे स्टार्टेड आस्किंग द राइट क्वेश्चंस। सही सवाल पूछने लगे। कोर लॉजिक। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनी तो ब्रिटिशर्स को ये एक डायरेक्ट चैलेंज लगा। उन्हें लगा कि ये लोग पब्लिक ओपिनियन बना रहे हैं और उनकी अथॉरिटी को क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने उन सभी लोगों को अपोज करना शुरू कर दिया जो मॉडर्न एजुकेशन के सपोर्टर थे। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ इंडिया पर? रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट। इससे ब्रिटिशर्स और इंडियन नेशनलिस्ट के बीच एक अनंतहीन लड़ाई शुरू हो गई। ब्रिटिशर्स ने एजुकेशन को प्रमोट करने के बजाय उसे दबाना शुरू कर दिया, जिससे इंडिया का इंटेलेक्चुअल ग्रोथ स्लो हुआ। तो जिनको उन्होंने बाबू बनाना चाहा वही लीडर्स बन गए? हाँ, जिनको उन्होंने सोचा था कि वो बाबू बनेंगे, वही उनके खिलाफ आवाज उठाने वाले लीडर्स बन गए। सो दे टर्न्ड हॉस्टाइल, सिंपल एज दैट। तो ब्रिटिश हॉस्टिलिटी का टर्निंग पॉइंट कौन सा इवेंट था? द फाउंडिंग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885। इस साल को लॉक कर लो। 1885, ओके। एजुकेटेड इंडियन से ब्रिटिशर्स को क्या प्रॉब्लम थी? वो क्या कर रहे थे? दो चीजें। One, they were analyzing the exploitative colonial character of British rule. Two, they were demanding Indian participation in administration. तो इस हॉस्टिलिटी के रिस्पॉन्स में ब्रिटिशर्स ने क्या किया? They started opposing all those who stood for modern education. इससे पहले उनका एटीट्यूड कैसा था एजुकेटेड इंडियंस के प्रति? Generally supportive. They thought they would create a class of loyal administrators. और आईएनसी के फाउंडिंग ईयर के लिए कोई मेमोरी हैक? 1885? सोचो, 1885, 85, 85। कांग्रेस ने आकर ब्रिटिशर्स को 50 दिया, यानी उनको हिला दिया। बस एक सिली तरीका है याद रखने का। हाँ, ये बढ़िया है। ओके, प्रैक्टिस। The founding of the Indian National Congress in 1885 marked a shift in British attitude to hostility towards educated Indians. In short, the British saw the rising educated nationalist class as a threat and turned against them and the cause of modern education. तो जब educated Indians दुश्मन बन गए तो उन्हें नए दोस्तों की जरूरत पड़ी, और ये हमें ले आता है नेक्स्ट टॉपिक पर, attitude towards the जमींदार्स। हाँ, finding new friends.
ब्रिटिशर्स ने नेशनलिस्ट इंटेलिजेंसिया को काउंटर करने के लिए इंडिया के रिएक्शनरी सोशल ग्रुप्स जैसे प्रिंसेस और जमींदार्स से दोस्ती कर ली, उन्हें अपना काउंटरवेट बनाया। ये तो वही बात हुई, एक क्लास बुली जो पॉपुलर स्टूडेंट्स से लड़ने के लिए क्लास के बैकबेंचर्स को अपना दोस्त बना ले और उन्हें स्पेशल प्रिविलेजेस दे। एकदम सही। इंट्रोडक्शन। जब एजुकेटेड इंडियंस दुश्मन बन गए तो ब्रिटिशर्स ने नए दोस्त ढूंढे और उन्हें ये दोस्त मिले इंडिया के सबसे रिएक्शनरी ग्रुप्स में। उन्हें एक सोशल बेस चाहिए था। राइट। हाँ, उन्हें एक सोशल बेस चाहिए था। उन्हें ऐसे लोग चाहिए थे जिनके इंटरेस्ट्स ब्रिटिश रूल के साथ जुड़े हों। जमींदार्स फिट द बिल परफेक्टली। तो उन्होंने जमींदार्स को कैसे इस्तेमाल किया? कोर लॉजिक। उन्होंने जमींदार्स और लैंडलॉर्ड्स को नेचुरल और ट्रेडिशनल लीडर्स ऑफ पीपल कहना शुरू कर दिया। उनके इंटरेस्ट्स और प्रिविलेजेस को पेजेंट्स के खिलाफ प्रोटेक्ट किया। और इसके बदले में जमींदार्स ब्रिटिश रूल के पक्के सपोर्टर्स बन गए, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका अस्तित्व ब्रिटिशर्स पर ही डिपेंड करता है। और इसका असर किसानों पर क्या हुआ? रियल वर्ल्ड इंपैक्ट। इस पॉलिसी ने इंडिया में फ्यूडल और ओप्रेसिव स्ट्रक्चर्स को और मजबूत किया। इसने किसानों का एक्सप्लॉयटेशन बढ़ा दिया। एक अहम एग्जाम्पल है, अवध के तालुकदार्स की जमीनें उन्हें वापस कर दी गईं, जो 1857 से पहले छीन ली गई थी। तो बेसिकली उन्होंने प्रोग्रेस के दुश्मनों से हाथ मिला लिया। कंक्लूजन, हाँ, बेसिकली ब्रिटिशर्स ने प्रोग्रेस के दुश्मनों से हाथ मिला लिया ताकि प्रोग्रेस की बात करने वालों को दबाया जा सके। ठीक है, अब कुछ सवाल। ब्रिटिशर्स ने जमींदार्स को किसके खिलाफ काउंटरवेट के रूप में इस्तेमाल किया? नेशनलिस्ट माइंडेड इंटेलिजेंशिया, यानी पढ़े लिखे नेशनलिस्ट्स। उन्होंने जमींदार्स को क्या कहकर ग्लोरीफाई किया? नेचुरल एंड ट्रेडिशनल लीडर्स ऑफ पीपल, ये कीवर्ड्स हैं। इसका एक सॉलिड एग्जाम्पल क्या है सोर्स में? द रेस्टोरेशन ऑफ लैंड्स टू मोस्ट ऑफ द अवध तालुकदार्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस अलायंस का असर पेजेंट्स पर क्या हुआ? उनका एक्सप्लॉयटेशन बढ़ गया, क्योंकि जमींदार्स को अब ब्रिटिश प्रोटेक्शन हासिल थी। तो जमींदार्स ब्रिटिशर्स के लॉयल क्यों बन गए? क्योंकि वो ब्रिटिशर्स को गारंटर्स ऑफ देयर वेरी एग्जिस्टेंस मानते थे। उनकी पावर ब्रिटिशर्स की वजह से थी। ग्रेट। चलो प्रैक्टिसिंग। द ब्रिटिश यूज जमींदार्स एज अ काउंटरवेट अगेंस्ट द नेशनलिस्ट माइंडेड इंटेलिजेंसिया। इन शॉर्ट, द ब्रिटिश अलाइड विद रिएक्शनरी जमींदार्स टू सप्रेस द नेशनलिस्ट फोर्सेस। और इस अलायंस का एक और नतीजा निकला। लेट्स मूव टू एटीट्यूड टुवर्ड्स सोशल रिफॉर्म्स। हाँ, अ स्ट्रेटेजिक रिट्रीट। अब जब उन्होंने रिएक्शनरी एलिमेंट से दोस्ती कर ली थी तो उन्होंने सोशल रिफॉर्म से अपना सपोर्ट वापस ले लिया। मतलब एक सेलिब्रिटी की तरह जो पहले प्रोग्रेसिव कॉज सपोर्ट करता है, फिर एक ट्रेडिशनल कंपनी से एंडोर्समेंट लेने के लिए उस कॉज पर चुप हो जाता है। एग्जैक्टली। इंट्रोडक्शन। 1857 से पहले ब्रिटिशर्स ने कुछ रिफॉर्मिस्ट लेजिस्लेशंस पास की थी, जैसे सती का एबॉलिशन, बट रिवोल्ट के बाद वो सारा जोश खत्म हो गया। उन्हें डर लगने लगा था, है ना? बैकग्राउंड। हाँ, ब्रिटिशर्स को लगने लगा कि उनका सोशल और रिलीजियस मैटर्स में इंटरफेरेंस 1857 रिवोल्ट का एक बड़ा कारण था। उन्हें लगा कि इससे ऑर्थोडॉक्स सेक्शंस उनके खिलाफ हो गए। अच्छा, इसलिए उन्होंने यू टर्न लिया? कोर लॉजिक। बिल्कुल। अब उनकी नई स्ट्रैटेजी इन्हीं ऑर्थोडॉक्स और रिएक्शनरी ग्रुप्स के साथ अलायंस की थी, तो वो उन्हें और नाराज नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने सोशल रिफॉर्म्स को सपोर्ट करना बंद कर दिया। सिर्फ बंद किया या कुछ और भी? उससे भी बुरा, उन्होंने एक्टिवली रिएक्शनरी फोर्सेस की मदद की, कास्ट और कम्युनल कॉन्शियसनेस को बढ़ावा देकर, जो उनके डिवाइड एंड रूल एजेंडा को आगे बढ़ाता था। यार, ये तो डबल गेम था। इंडियन रिफॉर्मर्स पर इसका क्या इम्पैक्ट हुआ? रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट। स्टेट सपोर्ट हटने से इंडियन सोशल रिफॉर्मर्स के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। उनका काम और भी मुश्किल हो गया, और इसका मतलब यह हुआ कि कई रिग्रेसिव सोशल प्रैक्टिसेस और लंबे समय तक चलती रहीं। तो उन्होंने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को सोशल प्रोग्रेस से ऊपर रखा। कंक्लूजन, हाँ, उन्होंने अपने एम्पायर की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को इंडियन लोगों के सोशल प्रोग्रेस से ऊपर चुना। इट वाज अ प्रैग्मेटिक इफ सिनिकल चॉइस। ओके, तो उनका सबसे बड़ा डर क्या था जिसकी वजह से उन्होंने सोशल रिफॉर्म से सपोर्ट वापस लिया? उनका मेन डर था कि रिफॉर्म्स ने ऑर्थोडॉक्स सेक्शंस को उनके खिलाफ कर दिया है, जो 1857 रिवोल्ट का एक बड़ा कारण बना। और उन्होंने किसके साथ अलायंस किया? मोस्ट रिएक्शनरी एलिमेंट्स के साथ, प्रिंसेस, जमींदार्स, ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस लीडर्स। तो उन्होंने सिर्फ रिफॉर्म सपोर्ट करना बंद नहीं किया, बल्कि एक्टिवली रिएक्शनरी फोर्सेस की मदद भी की। हाँ, उन्होंने कास्ट और कम्युनल कॉन्शियसनेस को बढ़ावा देकर एक्टिवली उनकी मदद की। इसका इंडियन रिफॉर्मर्स के काम पर क्या इम्पैक्ट हुआ? उनका काम बेहद मुश्किल हो गया। अब उनके पास गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं था। और इसका डिवाइड एंड रूल से क्या कनेक्शन है? कोई मेमोरी हैक? ये डिवाइड एंड रूल में परफेक्ट फिट होता है। कास्ट और कम्युनल कॉन्शियसनेस को बढ़ावा देकर वो सोसाइटी को और डिवाइड कर रहे थे। मेमोरी हैक। सोशल रिट्रीट इक्वल्स पॉलिटिकल एडवांस। वाह। Okay, practicing. The British withdrew support for social reforms to appease the orthodox sections of society. In short, siding with reactionaries, the British abandoned social reforms and even encouraged divisive social identities. अब अगर वो social reforms पर पैसा नहीं खर्च कर रहे थे, तो पैसा जा कहाँ रहा था? This brings us to underdeveloped social services. हाँ, ये सब skewed priorities का खेल है। ब्रिटिशर्स ने आर्मी और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पर इतना ज्यादा पैसा खर्च किया कि इसेंशियल सोशल सर्विसेज जैसे एजुकेशन, हेल्थ और सैनिटेशन के लिए कुछ बचा ही नहीं। ये तो ऐसा है जैसे कोई फैमिली एक सुपर एक्सपेंसिव कार खरीद ले, लेकिन बच्चों की स्कूल फीस के लिए पैसे ना हो। प्रायोरिटीज एकदम गलत। बिल्कुल सही एग्जाम्पल। इंट्रोडक्शन। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन सबसे पहले कंट्रोल और एक्सट्रैक्शन का एक इंस्ट्रूमेंट था। इंडियन लोगों का वेलफेयर उनकी प्राइमरी कंसर्न कभी नहीं थी। तो उनकी बजट प्रायोरिटीज क्या थी? बैकग्राउंड।
एक बड़ी आर्मी मेंटेन करना इंडिया को कंट्रोल करने के लिए और इंपीरियल वॉर्स लड़ने के लिए, और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को हेफ्टी सैलरीज देना, ये बहुत एक्सपेंसिव था। ये उनके टॉप 2 बजट आइटम्स थे। इसलिए सोशल सर्विसेज के लिए पैसा नहीं बचता था। कोर लॉजिक। हाँ, क्योंकि आर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन सारा रेवेन्यू खा जाते थे, सोशल सर्विसेज के लिए बहुत कम बचता था। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये एक चॉइस थी। और इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट? रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट, इससे अंडर डेवलपमेंट की एक ऐसी लेगेसी बनी जिससे इंडिया आज भी जूझ रहा है। और जो थोड़ी बहुत फैसिलिटीज उन्होंने बनाई भी, जैसे स्कूल्स या हॉस्पिटल्स, वो ज्यादातर अर्बन एरियाज में थी और एलीट सेक्शंस के लिए थी, जनता के लिए नहीं। हाँ, वास्ट मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस के पास कुछ नहीं था। कंक्लूजन, सोशल सर्विसेज की हालात कॉलोनियल स्टेट के कैरेक्टर का आईना थी। वो रूलर्स के लिए बनी थी, रूल्ड के लिए नहीं। ओके, तो वो 2 एरियाज कौन से थे जहां ब्रिटिशर्स सबसे ज्यादा पैसा खर्च करते थे? द आर्मी एंड द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, ये उनकी पावर के पिलर्स थे। और इसके कारण कौन सी सोशल सर्विसेज नेग्लेक्ट हुई? सब कुछ, मैस एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सब। जो फैसिलिटीज बनी भी, वो किसके लिए थी? एलीट सेक्शंस और अर्बन एरियाज के लिए, मासेस के लिए नहीं। इस पॉलिसी का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है? अंडर डेवलपमेंट और इनइक्वालिटी की लेगेसी जो आज भी देश में है। इसकी बजट प्रायोरिटीज के लिए कोई मेमोरी हैक? ACE सोच लो, आर्मी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, और E से MT फॉर एवरीथिंग एल्स। Good one. Practice saying, disproportionate expenditure on the army and administration left little for social services like education and health. In short, the British prioritized spending on their army and administration, leading to the chronic underdevelopment of social services for the Indian people. Okay, अब social services से workers की तरफ चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है लेबर लेजिस्लेशंस। ये एक बहुत बड़ी आयरनी है मैन, इंडिया में शुरुआती लेबर लॉज इंडियन वर्कर्स की चिंता से नहीं, बल्कि ब्रिटेन में उनके कॉम्पिटिटर्स ब्रिटिश कैपिटलिस्ट के प्रेशर से आए। ये तो बहुत अजीब है, जैसे आपका बिजनेस राइवल अथॉरिटी से कंप्लेन करे कि आप अपने एम्प्लॉयज को आराम नहीं दे रहे, इसलिए नहीं कि उन्हें आपके एम्प्लॉयज की फिक्र है, बल्कि इसलिए कि आपका काम स्लो हो जाए। That is exactly what happened. इंट्रोडक्शन। 19th सेंचुरी इंडियन फैक्ट्रीज और प्लांटेशंस में वर्किंग कंडीशंस बहुत खराब थी। लंबे घंटे, कम सैलरी, कोई सेफ्टी नहीं। तो इसके लिए पहली आवाज कहां से उठी? बैकग्राउंड। फर्स्ट डिमांड आई एक बहुत अनएक्सपेक्टेड जगह से, ब्रिटेन की लैंकाशायर टेक्सटाइल कैपिटलिस्ट लॉबी से। लेकिन क्यों? उन्हें क्या मतलब था? पोर लॉजिक। क्योंकि उन्हें कंपटीशन से डर था। उन्हें इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक राइवल की तरह दिख रही थी, जो चीप और अनरेगुलेटेड लेबर का फायदा उठा रही थी। तो अपने लिए प्लेइंग फील्ड लेवल करने के लिए उन्होंने इंडिया में फैक्ट्री कंडीशंस की इन्वेस्टिगेशन की मांग की। और इससे आगे क्या हुआ? इससे आई फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1881। पर इन लॉज का इम्पैक्ट क्या था? क्या वो सच में अच्छे थे? रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट। लॉज बहुत लिमिटेड थे। 1881 का एक्ट मेनली चाइल्ड लेबर से डील करता था। 1891 के एक्ट ने थोड़ा एक्सपैंड किया, वुमेन और चिल्ड्रन के आवर्स सेट किए, लेकिन मेंस वर्किंग आवर्स अभी भी अनरेगुलेटेड थे। और इसमें सबसे बड़ा कैच क्या था? सबसे बड़ा कैच ये था कि ये लॉज ब्रिटिश ओन्ड टी और कॉफी प्लांटेशंस पर अप्लाई नहीं होते थे, जहां लेबर को रूथलेसली एक्सप्लॉइट किया जाता था, बल्कि वहां गवर्नमेंट ने ऐसे लॉज बनाए कि अगर वर्कर कॉन्ट्रैक्ट तोड़े तो वो क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। यार, ये तो पूरी हाइपोक्रेसी है। कंक्लूजन? हाँ, ये लेबर लॉज कॉलोनियल हिपोक्रेसी का क्लासिक एग्जाम्पल थे। हाफ हार्टेड मेजर्स जो कमर्शियल राइवलरी से पैदा हुए, ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न से नहीं। चलो इसकी डिटेल अच्छे से समझते हैं। फर्स्ट डिमांड लेबर रेगुलेशन के लिए किसने की? द लैंकाशायर टेक्सटाइल कैपिटलिस्ट लॉबी। ये याद रखना, ब्रिटिश कॉम्पिटिटर्स ने। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट कब पास हुआ? 1881। कमीशन 1875 में बना, पर एक्ट 1881 में आया। 1881 एक्ट के की प्रोविजंस क्या थे? बस चाइल्ड लेबर, 7 साल से कम बच्चों का एम्प्लॉयमेंट बंद, 7 से 12 साल के बच्चों के लिए 9 घंटे काम, बस। और 1891 एक्ट में क्या बदला? बच्चों के लिए मिनिमम एज 9 साल कर दी, उनके घंटे 7 कर दिए, और पहली बार विमेन के वर्किंग आवर्स 11 घंटे फिक्स किए। मेंस आवर्स अभी भी अनरेगुलेटेड। और ये लॉज कहां अप्लाई नहीं होते थे? इसका मेमोरी हैक, ये ब्रिटिश ओन्ड टी एंड कॉफी प्लांटेशंस पर अप्लाई नहीं होते थे। मेमोरी हैक सिंपल है, द लॉज स्टॉप्ड वेयर द ब्रिटिश टी पार्टी बिगैन। Got it. Okay. Practicing. Early labor laws like the Factory Act of 1881 were prompted by British commercial rivalry, not concern for Indian workers. In short, the so-called labor legislations were a sham designed to handicap Indian industry while leaving British-owned plantations free to exploit workers. अब लेबर कंट्रोल से इंफॉर्मेशन कंट्रोल पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ द प्रेस। ये एक कांस्टेंट बैटल थी। ब्रिटिश पॉलिसी थी इंडियन प्रेस को कंट्रोल करना, खासकर वर्नाक्युलर प्रेस को, जब भी उन्हें लगता कि वो नेशनलिस्ट आइडियाज फैला रहा है। ये तो ऐसी बात हुई जैसे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट न्यूज़पेपर को अलाउ करे, लेकिन जैसे ही प्रिंसिपल के खिलाफ कोई आर्टिकल छपता है वो उसे बंद करवा दे। बिल्कुल सही एनालॉजी। इंट्रोडक्शन। इंडियन नेशनलिस्ट्स प्रेस की पावर को बहुत जल्दी समझ गए थे। वो इसे पब्लिक को एजुकेट करने, गवर्नमेंट पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करने और नेशनल कॉन्शियसनेस बनाने के लिए यूज करते थे। तो शुरू में प्रेस फ्री था। बैकग्राउंड, हाँ, 1835 में एक लिबरल माइंडेड गवर्नर जनरल मेटकाल्फ ने प्रेस पर से रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए थे। लेकिन फिर क्या बदला? कोर लॉजिक। नेशनलिज्म बढ़ने लगा तो ब्रिटिशर्स डर गए,
लॉर्ड लिटन, एक स्टॉन्च इंपीरियलिस्ट, को इंडियन लैंग्वेज प्रेस के इन्फ्लुएंस से डर लगने लगा, तो उसने इनफेमस वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878 इंपोज कर दिया। अच्छा, ये एक्ट स्पेसिफिकली वर्नैक्युलर प्रेस के लिए था। हाँ, इसका डिजाइन ही इंडियन लैंग्वेज प्रेस को चुप कराना था। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? पब्लिक ने प्रोटेस्ट किया। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट, इस एक्ट के खिलाफ बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ और इसे 1882 में रिपील करना पड़ा। उसके बाद प्रेस को थोड़ी फ्रीडम मिली, लेकिन रिप्रेशन वापस आ जाता था जब भी नेशनलिस्ट मूवमेंट तेजी पकड़ता, जैसे स्वदेशी मूवमेंट के टाइम। मतलब ये एक ऑन ऑफ स्विच की तरह था। एकदम। फ्रीडम ऑफ द प्रेस एक प्रिविलेज था जिसे वो जब चाहे दे सकते थे और जब चाहे ले सकते थे। ओके, चलो नेम्स और डेट्स अच्छे से याद करते हैं। 1835 में प्रेस रिस्ट्रिक्शंस किसने हटाए? मेटकाफ, मेमोरी हैक, मेटकाफ मेट द प्रेस एंड फ्रीड इट। और वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878 किसने लगाया और क्यों? लॉर्ड लिटन। मेमोरी हैक, लिटन वाज लाइटिंग द फायर ऑफ रिप्रेशन क्योंकि उसको इंडियन लैंग्वेज प्रेस के इन्फ्लुएंस से डर लगता था। इसको वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट क्यों कहते थे? स्पेसिफिक टारगेट क्या था? इसका टारगेट इंडियन लैंग्वेजेस में पब्लिश होने वाले न्यूज़पेपर्स थे, इंग्लिश वाले नहीं, क्योंकि उन्हें लगता था कि वर्नैक्युलर प्रेस मासेस तक पहुंचकर सिडिशन फैला रहा है। और ये एक्ट रिपील कब हुआ? 1882 में, स्ट्रॉन्ग पब्लिक प्रोटेस्ट के कारण। और प्रेस पर रिप्रेशन वापस कब आया? ट्रिगर्स क्या थे? स्वदेशी और एंटी पार्टीशन मूवमेंट्स के टाइम 1908 और 1910 में नए रिस्ट्रिक्शंस के साथ। हैक, हर बड़ा नेशनलिस्ट अपसर्ज प्रेस सेंसरशिप के साथ मिलता था। ठीक है, लेट्स प्रैक्टिस सेइंग लॉर्ड लिटन्स वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878 aimed to stifle the Indian language press. In short, the British controlled the press as a political tool, allowing freedom when convenient and imposing harsh restrictions when threatened by nationalism. और इस कंट्रोल की पॉलिसी एक बहुत गहरी सोच पर टिकी हुई थी। चलो अब ब्रिटिश रूल के सबसे अगली एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं, व्हाइट रेसिज्म। ये कॉलोनियल रूल का कोर प्रिंसिपल था। पूरा स्ट्रक्चर व्हाइट रेशियल सुपीरियरिटी को मेंटेन करने पर बना था। ये सिर्फ इंडिविजुअल प्रेजुडिस नहीं था, ये स्टेट पॉलिसी थी। मतलब ये सिर्फ एक बुली की बात नहीं है, ये ऐसा है जैसे पूरा स्कूल सिस्टम ही इस तरह से डिजाइन किया गया हो कि एक ग्रुप को सुपीरियर फील हो और दूसरे को इन्फीरियर। अलग बेंचेस, अलग रूल्स। एग्जैक्टली। इंट्रोडक्शन। व्हाइट सुपीरियरिटी का आइडिया कॉलोनियल रूलर्स ने जानबूझकर मेंटेन किया था, अपने रूल को जस्टिफाई करने के लिए। और ये दिखता कहाँ था? बैकग्राउंड, ये हर जगह दिखता था। इंडियंस को सिविल और मिलिट्री सर्विसेज के हायर ग्रेड से सिस्टमैटिकली एक्सक्लूड किया जाता था। पब्लिक स्पेसेस जैसे रेलवे कंपार्टमेंट्स, पार्क्स, होटल्स, क्लब्स सब सेग्रीगेटेड थे। ये सिर्फ सोशल स्नॉबरी नहीं थी, राइट? कोड लॉजिक, बिल्कुल नहीं। ये एक टूल ऑफ गवर्नेंस था। लॉर्ड एल्गिन ने इसे परफेक्टली कहा था, वी कुड ओनली गवर्न बाय मेंटेनिंग द फैक्ट दैट वी वर द डोमिनेंट रेस। उनका मानना था कि रूल करने के लिए उन्हें एक सुपीरियर डोमिनेंट रेस की तरह दिखना ही होगा। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट तो बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग होगा। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट, हाँ। यूरोपियंस द्वारा इंडियंस की पिटाई, उनकी हत्या, ये सब आम बात थी और अक्सर एक्सीडेंट बोलकर टाल दी जाती थी। जवाहरलाल नेहरू ने याद किया था कि जब भी इंडियंस प्रोटेस्ट करते, उन्हें टाइगर क्वालिटीज ऑफ एन इंपीरियल रेस की याद दिलाई जाती थी। ये तो लोगों का स्पिरिट तोड़ने के लिए डिजाइन किया गया था। कंक्लूजन, व्हाइट रेसिज्म ब्रिटिश रूल का बाई प्रोडक्ट नहीं था। ये वो आइडियोलॉजिकल नींव थी जिस पर पूरा एम्पायर बना था। इसने एक्सप्लॉयटेशन और डिनायल ऑफ राइट्स को जस्टिफाई किया। ओके, तो एक्सक्लूजन के मेन एरियाज कौन से थे? हायर ग्रेड्स ऑफ सिविल एंड मिलिट्री सर्विसेज और पब्लिक स्पेसेस जैसे रेलवे कंपार्टमेंट्स, पार्क्स, होटल्स एंड क्लब्स। किस ऑफिशियल ने कहा था कि उन्हें डोमिनेंट रेस का स्टेटस मेंटेन करना होगा? लॉर्ड एल्जिन। मेमोरी हैक, एल्जिन का ई फॉर एम्पायर, एलीट, डोमिनेंट रेस पर डिपेंड करता है। ये रेसिज्म डेली लाइफ में कैसे इन्फोर्स होता था? पब्लिक डिस्प्लेज ऑफ रेशियल एरोगेंस, बीटिंग्स, ब्लोज और मर्डर्स जो अनपनिश्ड रहते थे। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था। जवाहरलाल नेहरू का फेमस कोट क्या था इसके बारे में? उन्होंने कहा था कि जब वो प्रोटेस्ट करते थे तो उन्हें टाइगर क्वालिटीज ऑफ एन इंपीरियल रेस की याद दिलाई जाती थी। ये एक डायरेक्ट धमकी थी। और इस व्हाइट रेसिज्म पॉलिसी का अल्टीमेट पर्पस क्या था? इट वॉज अ टूल ऑफ गवर्नेंस, अपने रूल को जस्टिफाई करने के लिए। बहुत पावरफुल। लेट्स प्रैक्टिस सेइंग व्हाइट रेसिज्म वाज अ सिस्टमैटिक पॉलिसी to maintain the British as the dominant race and justify colonial rule. In short, the British used the ideology of white superiority, enforced through exclusion and violence, as a fundamental tool to control India. चलो अब एम्पायर के इकोनॉमिक कोर पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक्स हैं रेवेन्यू पॉलिसीज के बारे में। हाँ, ये सबसे बड़ा टॉपिक है। ब्रिटिश रेवेन्यू पॉलिसीज का एक ही ओवरआर्चिंग गोल था, लैंड से मैक्सिमम पॉसिबल इनकम निकालना, कल्टीवेटर्स के इंटरेस्ट की बिना कोई परवाह किए। राइट। ये फार्म को हेल्दी रखने जैसा नहीं है। ये एक नींबू से आखिरी बूंद तक रस निचोड़ने जैसा है, भले ही नींबू पूरी तरह कुचल जाए। परफेक्ट इमेज। इंट्रोडक्शन। जब ब्रिटिशर्स को 1765 में बंगाल के दीवानी राइट्स मिले, एग्रीकल्चर पूरी इकोनॉमी की बैकबोन थी। लैंड को कंट्रोल करो तो इंडिया की वेल्थ को कंट्रोल करो। तो उन्होंने पुराने सिस्टम को ही कंटिन्यू किया? बैकग्राउंड? बिल्कुल नहीं। उन्होंने पुराने एग्रेरियन स्ट्रक्चर को फंडामेंटली बदल दिया। उन्होंने लैंड टेन्योर और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के नए सिस्टम्स इंट्रोड्यूस किए। और हर सिस्टम का लॉजिक एक ही था? कोर लॉजिक। हाँ। हर सिस्टम, चाहे वो जमींदार्स के साथ हो या पेजेंट्स के साथ, उसका एक ही मकसद था, कंपनी के लिए रेवेन्यू मैक्सिमाइज करना। जो लोग जमीन पर काम करते थे, उनकी भलाई बहुत दूर की बात थी। और इसका इम्पैक्ट? रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट।
इन पॉलिसीज ने ट्रेडिशनल एग्रेरियन इकोनॉमी को पूरी तरह से डिसमेंटल कर दिया और इंडियन पेजेंट्री को बर्बाद कर दिया, जिससे रूरल इंडेटेडनेस और लैंडलेसनेस जैसी प्रॉब्लम्स पैदा हुई। तो इन शॉर्ट ये इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का मेन मैकेनिज्म था। हाँ, रेवेन्यू पॉलिसीज इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का प्राइमरी मैकेनिज्म थी। वो इंजन थे जो इंडिया से वेल्थ ड्रेन करके ब्रिटेन ले जाता था। मिले उनकी सारी रेवेन्यू पॉलिसीज का सिंगुलर एम क्या था? टू एक्सट्रैक्ट द मैक्सिमम इनकम फ्रॉम द लैंड। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या उन्होंने ओल्ड मुगल सिस्टम्स को कंटिन्यू किया? नहीं, उन्होंने एग्रेरियन स्ट्रक्चर को फंडामेंटली बदल दिया। इंडियन कल्टिवेटर पर इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या हुआ? एक शब्द में, डेविस्टेशन, इम्पॉवरिशमेंट, लैंडलेसनेस एंड रूरल इंडेटेडनेस। इसके कोर गोल के लिए कोई मेमोरी हैक? बस मैक्सिमम रेवेन्यू सोचो। एमआर? ब्रिटिश रेवेन्यू पॉलिसीज मिस्टर ब्रिटिश के लिए एमआर लाने के बारे में थी। ठीक है, लेट्स प्रैक्टिस सेइंग द मेन एम ऑफ ब्रिटिश रेवेन्यू पॉलिसीज वाज टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम इनकम फ्रॉम द लैंड। In short, British revenue policies were designed for maximum extraction, fundamentally changing India's agrarian structure for the worse. चलो पहले सिस्टम को देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हेस्टिंग्स सिस्टम। ये वॉरेन हेस्टिंग्स का अटेम्प्ट था रेवेन्यू कलेक्शन में ऑर्डर लाने का, एक मेथड के जरिए जिसे इजारेदारी या फार्मिंग सिस्टम कहते हैं। फार्मिंग सिस्टम? मतलब वो फार्मिंग में हेल्प करते थे। बिल्कुल नहीं, ये एक ऑक्शन जैसा था। सोचो, गवर्नमेंट को एक कॉलोनी से टैक्स कलेक्ट करना है। खुद करने के बजाय वो टैक्स कलेक्ट करने का राइट ऑक्शन कर देती है। जो भी गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा पैसा देने का प्रॉमिस करता है वो कॉन्ट्रैक्ट जीत जाता है। एग्जैक्टली। इंट्रोडक्शन 1769-70 के बंगाल फैमिन के बाद वॉरेन हेस्टिंग्स को रेवेन्यू कलेक्शन को सिस्टमाटाइज करना था। तो उसने क्या सोल्यूशन निकाला? बैकग्राउंड, उसका सोल्यूशन था इजारेदारी सिस्टम। उसने लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने की पावर कॉन्ट्रैक्टर्स को ऑक्शन कर दी, जिन्हें फार्मर्स कहते थे, जो सबसे ज्यादा बोली लगाते थे। और ये कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइम का होता था? कोर लॉजिक, शुरू में ये 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, क्विंक्वेनियल सेटलमेंट। बाद में 1777 में इसे एनुअल कर दिया गया। लॉजिक सिंपल था, स्टेट के लिए मैक्सिमम गारंटीड पैसा, मिनिमम एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट के साथ। ये तो डिजास्टर लग रहा है। रियल वर्ल्ड इंपैक्ट, और डिजास्टर था भी। कॉन्ट्रैक्टर्स सिर्फ प्रॉफिट में इंटरेस्टेड थे। वो ऐसी बिड्स लगाते थे जो लैंड की प्रोडक्टिव कैपेसिटी से बहुत ज्यादा होती थी, और फिर पेजेंट से वो पैसा निचोड़ने के लिए एक्सट्रीम एक्सटॉर्शन और ऑपरेशन का यूज करते थे। इससे जमींदार्स पर भी असर पड़ा होगा। हाँ, इसने बहुत से हेरिडिटरी जमींदार्स को भी हटा दिया। देश गरीब हो गया। कंक्लूजन, हेस्टिंग सिस्टम एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट था। इसने एक्सप्लॉयटेशन बढ़ाया, एग्रीकल्चर को बर्बाद किया, और आखिर में कंपनी के लिए एक्सपेक्टेड रेवेन्यू भी नहीं ला पाया। ओके, इस सिस्टम का नाम क्या था जो वॉरेन हेस्टिंग्स ने इंट्रोड्यूस किया? द इजारेदारी सिस्टम या फार्मिंग सिस्टम। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड शुरू में एनुअल था या लंबा? शुरू में किंकोनियल यानी 5 साल का था। 1777 में एनुअल हुआ। इस सिस्टम के 2 मेन फेलियर्स क्या थे? एक, इसने पेजेंट्स का एक्सट्रीम एक्सटॉर्शन और ऑपरेशन किया। 2, इसने हेरिडिटरी जमींदार्स को हटाकर कंट्रीसाइड को गरीब बना दिया। इस रिफॉर्म के पीछे कॉन्टेक्स्ट क्या था? द डेविस्टेटिंग बंगाल फैमिन ऑफ 1769-70। इजारादारी के लिए कोई मेमोरी हैक? इजारा सोचो, मतलब मोनोपोली या कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्टर्स का टैक्स कलेक्शन पर इजारा था, जिससे पेजेंट्स के लिए जारी यानी मिजरी आई। इजारा लीड्स टू जारी। परफेक्ट। प्रैक्टिसिंग वॉरेन हेस्टिंग्स इजारादारी सिस्टम ऑक्शन रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स टू द हाईएस्ट बिडर। In short, the farming system was a brutal and failed experiment that prioritized high bids over the welfare of the peasantry, leading to widespread oppression. इस फेलियर के बाद उन्हें कुछ ज्यादा स्टेबल चाहिए था, कुछ परमानेंट। ये हमें ले आता है फेमस परमानेंट सेटलमेंट पर। ये था जमींदारी सिस्टम, जिसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया। कोर आइडिया था लैंड रेवेन्यू को परमानेंटली फिक्स करना और जमींदार्स को ऑफिशियली लैंड का प्रॉपराइटर मानना। तो ये ऐसा है कि हर साल टैक्स ऑक्शन करने के बजाय गवर्नमेंट लैंडलॉर्ड से कहे, आप इस पूरी बिल्डिंग के मालिक हैं, आपको हर साल हमें एक फिक्स्ड अमाउंट देना है, हमेशा के लिए। आप टेनेंट्स से क्या कलेक्ट करते हैं वो आपका बिजनेस है। एकदम सही। इंट्रोडक्शन, लॉर्ड कॉर्नवालिस को इंस्ट्रक्शंस मिले थे कि रेवेन्यू सेटलमेंट को परमानेंट बनाया जाए। उन्हें लगा कि अगर जमींदार्स को ओनर बनाया जाएगा तो वो इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स की तरह लैंड को इंप्रूव करने में इन्वेस्ट करेंगे। और ये सिस्टम कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ? बैकग्राउंड, इसका प्लान सर जॉन शोर ने बनाया और 1793 में बंगाल, बिहार और बाद में उड़ीसा और मद्रास के कुछ हिस्सों में इंट्रोड्यूस किया गया। ये ब्रिटिश टेरिटोरी का लगभग 19% कवर करता था। इसका लॉजिक क्या था? जमींदार को क्या मिलता था? कोर लॉजिक, जमींदार को गवर्नमेंट को एक फिक्स्ड टैक्स देना पड़ता था। वो पेजेंट्स से जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे उसका 11th हिस्सा रख सकते थे। लेकिन एक कैच था, सनसेट क्लॉज। अगर टैक्स एक सर्टेन डेट के सनसेट तक पे नहीं किया तो जमींदारी ऑक्शन हो जाती थी। ओह, ये तो बहुत स्ट्रिक्ट था। इसके शॉर्टकमिंग्स क्या थे? रियल वर्ल्ड इंपैक्ट, इसके बहुत से डेविस्टेटिंग शॉर्टकमिंग्स थे। रेवेन्यू बहुत हाई रेट पर फिक्स किया गया था। इससे सब इन्फ्यूडेशन हुआ, यानी इंटरमीडिएटरीज की लेयर्स बन गई। और सबसे इंपॉर्टेंट, पेजेंट्स पूरी तरह से जमींदार्स की दया पर छोड़ दिए गए थे। उन्हें कभी रिटर्न एग्रीमेंट्स या पट्टाज नहीं दिए गए। तो इसने एक नया क्लास क्रिएट किया जो ब्रिटिशर्स के लॉयल था। कंक्लूजन, हाँ, परमानेंट सेटलमेंट ने ब्रिटिशर्स के लिए एक नया लॉयल वेल्दी जमींदार क्लास बनाया, लेकिन ये पेजेंट्स और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी के लिए एक डिजास्टर था। ओके, डिटेल्स चेक करते हैं।
परमानेंट सेटलमेंट किसने इंट्रोड्यूस किया और इसका मेमोरी हैक? लॉर्ड कॉर्नवालिस। मेमोरी हैक, कॉर्नवालिस ने पेजेंट और स्टेट के बीच एक परमानेंट वॉल ऑफ टैक्स बना दिया। किस साल में ये परमानेंट हुआ? 1793। 1790 में 10 ईयर सेटलमेंट था, 1793 में परमानेंट हुआ। इन्फेमस सनसेट क्लॉज क्या था? 1794 में इंट्रोड्यूस किया गया एक रूल, अगर जमींदार ड्यू टैक्स एक स्पेसिफिक डेट के सनसेट तक नहीं देता तो उसकी जमींदारी ऑक्शन हो जाती थी। सब इन्फ्यूडेशन क्या था? लैंडलॉर्ड्स की लेयर्स बनाना। एक जमींदार अपनी लैंड पत्नीदार को रेंट पर दे देता था, जिससे एक्सप्लॉयटेशन की एक और लेयर बन जाती थी। टर्म है पटनी तालुक। और पेजेंट्स या रॉयट्स पर इसका क्या इम्पैक्ट हुआ? वो पूरी तरह से एक्सप्लॉइट हुए और सर्फडम तक पहुंच गए। Right. Let's practice this. Practice saying the permanent settlement of 1793 made zamindars landowners but fixed revenue at a very high rate. In short, the permanent settlement created a loyal landlord class for the British but destroyed the peasantry and agricultural development. लेकिन ये सिस्टम हर जगह नहीं था। दूसरे हिस्सों में उन्होंने अलग अप्रोच ट्राई किया। लेट्स एक्सप्लोर द रायोतवारी सिस्टम। ये एक सिस्टम था जिसमें रेवेन्यू सीधे कल्टिवेटर्स या रायोट्स से कलेक्ट किया जाता था, जमींदार जैसे इंटरमीडिएरीज को बाईपास करके। तो इस मॉडल में गवर्नमेंट बिल्डिंग ओनर से डील नहीं करती, वो हर अपार्टमेंट में जाकर सीधे हर टेनेंट से रेंट कलेक्ट करती है। करेक्ट। इंट्रोडक्शन। ये सिस्टम थॉमस मुनरो और कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने बनाया था। जब मुनरो 1820 में मद्रास का गवर्नर बना, उसने वहां इसे इंट्रोड्यूस किया। कंपनी के लिए इसका सबसे बड़ा फायदा यह था कि इससे ज्यादा रेवेन्यू आता था क्योंकि कोई मिडलमैन नहीं था। और ये कहाँ फैला? बैकग्राउंड। इसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में एल्फिंस्टोन के अंडर एक्सटेंड किया गया और आखिर में ये लगभग 51% ब्रिटिश टेरिटरी को कवर करता था। इसका कोर लॉजिक क्या था? कोर लॉजिक, ओनरशिप और ऑक्यूपेंसी राइट्स रॉयट के पास थे। वो टैक्स जो एस्टिमेटेड प्रोडक्शन का 45% से 55% तक होता था, सीधे कंपनी को देते थे और रेवेन्यू परमानेंटली फिक्स्ड नहीं था, उसे रिवाइज किया जा सकता था। तो क्या ये सिस्टम अच्छा था? रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट। प्रैक्टिस में ये उतना ही अप्रेसिव था। ओवर असेसमेंट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। टैक्स अक्सर पुटकट असेसमेंट के जरिए यानी पिछले सालों के पेमेंट के बेसिस पर फिक्स किया जाता था। कलेक्शन मेथड्स इतने हार्श थे कि 1855 की मद्रास टॉर्चर कमीशन रिपोर्ट ने रेवेन्यू निकालने के लिए टॉर्चर के वाइड स्प्रेड यूज को एक्सपोज किया। थियोरी में अच्छा पर प्रैक्टिस में बुरा। कंक्लूजन। हाँ, भले ही थ्योरी पेजेंट को एम्पावर करने की थी, रायोतवारी सिस्टम अपने हाई टैक्सेस और ब्रूटल कलेक्शन मेथड्स के साथ कल्टीवेटर को गरीब बनाने का एक और एफिशिएंट टूल था। ओके, रायोतवारी सिस्टम के दो पायनियर्स कौन थे और मेमोरी हैक क्या है? थॉमस मुनरो एंड कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। मेमोरी हैक, दोनों ने सिचुएशन रीड की और सीधे मन यानी मनरियोट के पास जाने का फैसला किया। ब्रिटिशर्स के लिए इस सिस्टम का मेन एडवांटेज क्या था? इससे ज्यादा रेवेन्यू मिलता था क्योंकि इंटरमीडियरीज नहीं थे। पुटकट असेसमेंट क्या था? ये टैक्स फिक्स करने का एक आर्बिट्ररी मेथड था जो रैयत ने पिछले सालों में पे किया उसके बेसिस पर, ना कि एक्चुअल प्रोड्यूस के बेसिस पर। किस फेमस रिपोर्ट ने इस सिस्टम की ब्रूटैलिटी को एक्सपोज किया? द मद्रास टॉर्चर कमीशन रिपोर्ट ऑफ 1855। और किस इकोनॉमिक थ्योरी ने इस सिस्टम को इन्फ्लुएंस किया? डेविड रिकार्डोज थ्योरी ऑफ रेंट। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, लेट्स प्रैक्टिस सेइंग द रायोटवारी सिस्टम कलेक्टेड टैक्स डायरेक्टली फ्रॉम द रायोट, but it led to over-assessment and oppression. In short, the Rayotwari system removed the zamindar but replaced him with the equally, if not more, oppressive machinery of the colonial state. एक और मेजर सिस्टम था, एक तरह का हाइब्रिड। चलो महालवारी सिस्टम डिस्कस करते। ये एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम था जिसमें असेसमेंट का यूनिट विलेज या एस्टेट यानी महाल होता था और रेवेन्यू विलेज हेडमैन कलेक्ट करता था। तो हमारी बिल्डिंग एनोलॉजी में गवर्नमेंट ना तो ओनर से डील करती है ना हर टेनेंट से, वो फ्लोर मैनेजर यानी हेडमैन से डील करती है। फ्लोर मैनेजर की जिम्मेदारी है कि वो सबसे रेंट कलेक्ट करके गवर्नमेंट को एक लमसम दे। एकदम परफेक्ट विजुअलाइजेशन। इंट्रोडक्शन। ये सिस्टम होल्ड मैकेंजी ने 1819 में रेकमेंड किया और 1822 में फॉर्मलाइज हुआ। ये नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस, सेंट्रल प्रोविंसेस और पंजाब में यूज हुआ, लगभग 30% ब्रिटिश टेरिटरी कवर करते हुए। इसे सिंप्लीफाई भी किया गया था। बैकग्राउंड। विलियम बेंटिक के अंडर 1833 में इसे सिंप्लीफाई किया गया मर्टन्स बर्ड के सुपरविजन में, जिन्हें फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट्स इन नॉर्दर्न इंडिया कहा जाता है। इसका लॉजिक क्या था? कोर लॉजिक। विलेज कम्युनिटी को लैंड का ओनर माना जाता था। विलेज हेडमन, जिसे लंबादार कहते थे, टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। स्टेट का शेयर शुरू में 66% था, जो बाद में 50% कर दिया गया। ये भी फेल हुआ। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट। हाँ, टैक्स रेट्स इतने ज्यादा थे कि विलेज कम्युनिटीज बर्बाद हो गई। कई कल्टीवेटर्स ने अपनी जमीन मनी लैंडर्स को खो दी। इस सिस्टम से पैदा हुआ रिजेंटमेंट 1857 रिवोल्ट का एक बड़ा कारण बना। तो इसने विलेज कम्युनिटी को ही तोड़ दिया। कंक्लूजन। हाँ, महालवारी सिस्टम जो विलेज कम्युनिटी के साथ एक सेटलमेंट था, आखिर में उसी कम्युनिटी को इम्पॉसिबल टैक्स डिमांड से तोड़ गया। ओके, फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट्स इन नॉर्दर्न इंडिया किसे माना जाता है? मर्टन्स बर्ड। मेमोरी हैक, अ बर्ड गिव्स अ बर्ड्स आई व्यू सर्वे ऑफ द लैंड। महल का मतलब क्या है? महाल असेसमेंट का यूनिट था जो एक विलेज या ग्रुप ऑफ विलेजेस हो सकता था। टैक्स कौन कलेक्ट करता था? विलेज हेडमैन यानी लंबरदार। स्टेट का रेवेन्यू शेयर शुरू में कितना था? एकदम हाई, 66% ऑफ द रेंटल वैल्यू। और इस सिस्टम ने 1857 रिवोल्ट में कैसे कंट्रीब्यूट किया?
इसने नॉर्थ इंडिया में कल्टिवेटिंग कम्युनिटीज को उनकी जमीन से बेदखल कर दिया, जिससे उनमें बहुत गुस्सा था। ठीक है, लेट्स प्रैक्टिस सेइंग इन द महलवारी सिस्टम द एंटायर विलेज और महल was the unit of revenue assessment. In short, the Mahalwari system, a settlement with the village community, ultimately ruined that community with exorbitant tax demands. तो हमने 3 अलग-अलग सिस्टम्स देखे, सबके डिजास्टर्स रिजल्ट्स आए। चलो इसको एक साथ जोड़ते हैं। ओवरऑल इंपैक्ट ऑफ द ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सिस्टम। इन सब सिस्टम्स का क्यूमुलेटिव इफेक्ट था इंडियन पेजेंट्री, रूरल इकोनॉमी और ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर की पूरी बर्बादी। जैसे 3 अलग-अलग एक्सट्रीम डाइट स्ट्राइक की और एंड रिजल्ट एक ही है, एक पूरी तरह से रेक्ट मेटाबॉलिज्म। एकदम सही एनालॉजी। इंट्रोडक्शन, चाहे परमानेंट सेटलमेंट हो 19%, रयोतवारी 51% या महालवारी 30%, एंड रिजल्ट एक ही था, लोगों की गरीबी। इसकी जड़ में प्रॉब्लम क्या थी? बैकग्राउंड, कोर प्रॉब्लम थी हाई रेवेन्यू रेट्स। इनसे किसान जिंदगी भर के कर्ज में डूब जाते थे और इस मिजरी पर एक नया क्लास मनी लेंडर्स और मिडिलमैन का पनपने लगा। और इसने लैंड ओनरशिप को भी बदला। कोर लॉजिक। हाँ, इन पॉलिसीज ने प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड का एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, लेकिन इसका फायदा कल्टीवेटर्स को नहीं मिला। लैंड एक बिकने वाली कमोडिटी बन गई। इससे एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म बढ़ा और एग्रीकल्चर का फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन हुआ। मतलब किसानों को फूड क्रॉप्स की जगह कैश क्रॉप्स उगाने पड़े। हाँ, हाई टैक्स पे करने के लिए। रियल वर्ल्ड इंपैक्ट, इंडियन विलेज की स्टेबिलिटी टूट गई, वो हॉस्टाइल ग्रुप्स में बढ़ गया, लैंड ओनर्स और लैंडलेस। तो इन शॉर्ट ये सिस्टम्स एक्सप्लॉयटेशन के सबसे पावरफुल इंस्ट्रूमेंट थे। कंक्लूजन, हाँ, उन्होंने सिस्टमैटिक तरीके से कंट्री साइड से वेल्थ ट्रेन की, इंडियन पेजेंट की कमर तोड़ दी और एक बहुत ही अनइक्वल फ्रैक्चर्ड रूरल सोसाइटी बनाई। ओके, फार्मर्स पर नंबर 1 इंपैक्ट क्या था? इम्पॉवरिशमेंट एंड लाइफ लॉन्ग रूरल इंडेटेडनेस। इन सिस्टम्स ने लैंड के बारे में कौन सा नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया? अ न्यू फॉर्म ऑफ प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड, जिससे लैंड एक सेलेबल कमोडिटी बन गई। विलेज कम्युनिटी का क्या हुआ? उसकी स्टेबिलिटी टूट गई, वो 2 हॉस्टाइल ग्रुप्स में बढ़ गया, लैंड ओनिंग क्लास एंड द लैंडलेस पेजेंट्री। एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म क्या है? एक सिस्टम जिसमें लैंड का ओनर उस लैंड पर नहीं रहता, बस रेंट कलेक्ट करता है। कल्चर का मेमोरी हैक? कैश फॉर द क्राउन, फार्मर्स को क्राउन का टैक्स पे करने के लिए कैश क्रॉप्स उगाने पड़े। Great. Practicing. The overall impact of British revenue systems was rural indebtedness and the destruction of the traditional village economy. In short, all British revenue systems, despite their differences, led to the same outcome, the impoverishment of the Indian peasantry and the creation of a new exploitative agrarian structure. अब इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन से आगे बढ़कर आइडियोलॉजिकल फ्रंट पर आते हैं। हमारा अगला टॉपिक है ब्रिटिश सोशल एंड कल्चरल पॉलिसी इन इंडिया। ये 3 अलग-अलग फेजेस की कहानी है। 1813 से पहले नॉन इंटरफेरेंस, 1813 के बाद एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन और फिर 1858 के बाद ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक रिट्रीट। ये तो ऐसा है जैसे कोई पहले कहे मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूंगा, फिर आपको पूरी तरह बदलने की कोशिश करे और जब वो बैकफायर करे तो आपकी पुरानी बुरी आदतों को सपोर्ट करना शुरू कर दे, बस आपको अपने साइड रखने के लिए। बहुत सही तरीके से समझा। इंट्रोडक्शन, 1813 तक ब्रिटिशर्स ने नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी फॉलो की। 1813 के बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन के कारण उन्होंने इंडियन सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने के मेजर्स शुरू किए। इसमें अलग-अलग सोच के लोग थे। हाँ, बैकग्राउंड, हाँ, 3 स्कूल्स ऑफ थॉट थे। कंजर्वेटिव्स जो कम बदलाव चाहते थे, पैटर्नलिस्टिक इंपीरियलिस्ट्स जो इंडियन कल्चर को सिविलाइज करना चाहते थे, और रेडिकल्स जैसे विलियम बेंटिक जो मॉडर्न वेस्टर्न साइंस इंट्रोड्यूस करना चाहते थे। लेकिन ये मॉडर्नाइजेशन भी लिमिटेड था। कोर लॉजिक, हाँ, उन्हें कॉलोनियल मॉडर्नाइजेशन चाहिए थी, बस इतना बदलाव जिससे इंडिया एक बेहतर मार्केट बन जाए और रूल करना आसान हो जाए, लेकिन इतना भी नहीं कि उनके इंटरेस्ट के लिए खतरा बन जाए। और 1857 के बाद क्या हुआ? रियल वर्ल्ड इंपैक्ट। हाँ, रिवोल्ट के बाद ये पॉलिसी छोड़ दी गई। ब्रिटिशर्स ने देखा कि मॉडर्नाइज्ड इंडियंस लिबर्टी और इक्वालिटी मांग रहे हैं, तो उन्होंने ट्रैक बदल लिया और सोशली ऑर्थोडॉक्स और कंजर्वेटिव एलिमेंट्स का साथ देना शुरू कर दिया। उन्होंने कास्टिज्म और कम्युनलिज्म को भी बढ़ावा दिया। हाँ, सोसाइटी को डिवाइडेड रखने के लिए। कंक्लूजन, ब्रिटिश सोशल और कल्चरल पॉलिसी कभी इंडिया के वेलफेयर के लिए नहीं थी, ये हमेशा एम्पायर का एक टूल थी। टाइमलाइन चेक करते हैं। 1813 तक पॉलिसी क्या थी? अ पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफियरेंस। 1813 के बाद बदलाव क्यों आया? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जिसे मार्केट चाहिए था और इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन जिससे नए आइडियाज आए। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स में 3 स्कूल्स ऑफ थॉट कौन से थे? द कंजर्वेटिव्स, द पैटर्नलिस्टिक इंपीरियलिस्ट्स एंड द रेडिकल्स। कॉलोनियल मॉडर्नाइजेशन क्या था? इसका मेमोरी हैक। पार्शियल मॉडर्नाइजेशन, सिर्फ उतना जितना कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन के लिए जरूरी हो। हैक, मॉडर्नाइजेशन ऑन अ लीश। और 1858 के बाद बड़ा शिफ्ट क्या था? उन्होंने मॉडर्नाइजेशन छोड़ दी और ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स का साथ दिया, काजिज्म और कम्युनलिज्म को बढ़ावा देकर। Got it. Practice saying, after 1858, the British abandoned social modernization and sided with orthodox elements. In short, British social policy shifted according to imperial needs, from non-interference to hesitant modernization and finally to supporting reactionary forces. ये reactionaries को सपोर्ट करने की पॉलिसी इंडियन स्टेट्स के रूलर्स पर भी अप्लाई हुई।
ये हमें ले आता है ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स प्रिंसली स्टेट्स पर। हाँ, 1857 के बाद ये 2 पॉइंट पॉलिसी पर चली। प्रिंसली स्टेट्स को एम्पायर का एक सपोर्टिव बफर या बुलवर्क की तरह यूज करना और उनकी कंप्लीट सबऑर्डिनेशन इंश्योर करना। मतलब एक गैंग लीडर छोटे गैंग से कहे, मैं तुम्हारी सिक्योरिटी की गारंटी लेता हूं, लेकिन अब तुम मेरे लिए काम करोगे, जो मैं कहूंगा वही करोगे। परफेक्ट एनालॉजी। इंट्रोडक्शन। जो प्रिंसेस 1857 रिवोल्ट में लॉयल रहे थे, उन्हें एक वैल्यूएबल एसेट के रूप में देखा गया। तो उन्हें रिवॉर्ड किया गया। बैकग्राउंड। हाँ, एनेक्सेशन की पॉलिसी को ऑफिशियली छोड़ दिया गया। क्वीन विक्टोरिया के प्रोक्लेमेशन ने उनकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी गारंटी की। ये तो प्रोटेक्शन वाला पार्ट हो गया। सबमिशन वाला पार्ट क्या था? कोर लॉजिक वो आया पैरामाउंसी के कॉन्सेप्ट से। जब क्वीन ने 1876 में काइजर हिंद का टाइटल लिया, तो यह साफ हो गया कि ब्रिटिश सॉवरेनिटी सबसे ऊपर है। लॉर्ड कर्जन ने बाद में कहा कि प्रिंसेस सिर्फ ब्रिटिश क्राउन के एजेंट्स हैं। तो स्टेट्स में उनका इंटरफेरेंस चलता रहा। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट। हाँ, ब्रिटिशर्स अपने रेजिडेंट्स के जरिए स्टेट्स के इंटरनल अफेयर्स में कॉन्स्टेंटली इंटरफेयर करते थे। कंक्लूजन, प्रिंसली स्टेट्स बच तो गए, लेकिन सबऑर्डिनेट एलाइज की तरह, एक ऐसे सिस्टम में जो ब्रिटिश रूल को बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया था। ओके, तो 1857 के बाद 2 पॉइंट पॉलिसी क्या थी प्रिंसली स्टेट्स के लिए? उन्हें एम्पायर का बुलवाक बनाना और उनकी कंप्लीट सबऑर्डिनेशन इंश्योर करना। कौन सी पॉलिसी ऑफिशियली छोड़ दी गई थी? द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। क्वीन ने 1876 में कौन सा टाइटल लिया? केजर ए हिंद या क्वीन एम्प्रेस ऑफ इंडिया। किसने कहा था कि प्रिंसेस सिर्फ ब्रिटिश क्राउन के एजेंट्स हैं? लॉर्ड कर्जन। इस पॉलिसी के लिए मेमोरी हैक। सबऑर्डिनेट यूनियन सोचो, स्टेट्स यूनियन में थे लेकिन एक सबऑर्डिनेट यूनियन में। एक्सीलेंट। प्रैक्टिसिंग आफ्टर 1857 princely states were used as a bulwark of the empire under a policy of subordinate union. In short, the British guaranteed the survival of the princely states in exchange for their complete subordination, using them as a check against nationalism. चलो अब आखिरी टॉपिक पर आते हैं कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया को वर्ल्ड स्टेज पर कैसे यूज किया। हमारा आखिरी टॉपिक है ब्रिटिश फॉरेन पॉलिसी इन इंडिया। ये बहुत सिंपल और साफ है। ब्रिटिश इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पूरी तरह से ब्रिटिश एम्पीरियलिज्म के इंटरेस्ट से चलती थी, इंडिया के इंटरेस्ट से नहीं, और इसका पैसा और खून इंडियन होता था। ये तो ऐसा है जैसे आप अपने दोस्त का क्रेडिट कार्ड और कार यूज करके अपने बिजनेस का काम करें और आपका दोस्त पेट्रोल और सारे डैमेजेस के लिए पे करे। एकदम सही। इंट्रोडक्शन। इंडिया से जो फॉरेन पॉलिसी चलती थी उससे अक्सर पड़ोसी देशों से कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे। ये इंडिया के फायदे के लिए नहीं था। इस पॉलिसी के मेन एम्स क्या थे? बैकग्राउंड। 3 मेजर एम्स थे। पहला, अपने सबसे वैल्यूएबल पोजेशन इंडियन एम्पायर को प्रोटेक्ट करना। दूसरा, ब्रिटिश कमर्शियल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को एक्सपैंड करना। और तीसरा, दूसरे यूरोपियन पावर्स जैसे रशिया और फ्रांस को दूर रखना। तो हर वॉर, हर ट्रीटी इन्हीं इंटरेस्ट के लिए थी। कोर लॉजिक। हाँ, चाहे वो अफगानिस्तान में वॉर्स हों या बर्मा का एनेक्सेशन, गोल हमेशा एम्पायर को सिक्योर करना या ब्रिटिश गुड्स के लिए नए मार्केट्स खोलना होता था। और इसका इम्पैक्ट? रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट। इम्पैक्ट एक सेंटेंस में है। While the interests served were British, the money spent and the blood shed was Indian. इंडियन टैक्स पेयर ने उन वॉर्स के लिए पे किया जिनका इंडिया से कोई लेना देना नहीं था, और इंडियन सोल्जर्स ब्रिटिश एम्पायर को प्रोटेक्ट करने के लिए मरे। तो इंडिया एक स्ट्रैटेजिक बेस बन गया था। कंक्लूजन। हाँ, इंडिया सिर्फ एक कॉलोनी नहीं था जिसे इंटरनली एक्सप्लॉइट किया जाए, वो ब्रिटिश एम्पायर के एक्सपेंशन और डिफेंस के लिए एक स्ट्रेटेजिक बेस और मिलिट्री बैरिक्स भी था। ओके। तो ब्रिटिश इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का गाइडिंग प्रिंसिपल क्या था? ये सिर्फ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के इंटरेस्ट से गाइडेड थी। इस फॉरेन पॉलिसी के 3 मेजर एम्स क्या थे? एम्पायर की प्रोटेक्शन, कमर्शियल इंटरेस्ट का एक्सपेंशन और दूसरे यूरोपियन पावर्स को काउंटर करना। कुछ एग्जांपल्स दो कॉन्फ्लिक्ट्स के। दी एंग्लो अफगान वॉर्स, बर्मा का एनेक्सेशन और ग्रेट गेम में रशिया और फ्रांस से कॉन्फ्लिक्ट। इस पॉलिसी के इम्पैक्ट को समराइज करने वाला सबसे पावरफुल कोट क्या है? While the interests served were British, the money spent and the bloodshed was Indian. इसके लिए कोई मेमोरी हैक? इंडिया को ब्रिटिश एम्पायर का इंपीरियल एटीएम सोचो। वो जब चाहे पैसा, टैक्सेस और मसल, सोल्जर्स निकाल लेते थे अपने ग्लोबल प्रोजेक्ट्स के लिए। Powerful image. Practice saying British India's foreign policy served British imperial interests at the cost of Indian money and lives. In short, India was used as a military and financial base to project British power across Asia, with Indians bearing all the costs. Phew. What a ride, दोस्त। हमने 1857 के बाद की ब्रिटिश पॉलिसीज का पूरा डीएनए टेस्ट कर लिया। From their master stroke of divide and rule to their fear of educated Indians. हमने देखा कि कैसे उन्होंने जमींदाज को अपना दोस्त बनाया और सोशल रिफॉर्म से पल्ला झाड़ लिया। Exactly. और हमने उनके रेवेन्यू सिस्टम्स की गहराई को भी समझा। परमानेंट सेटलमेंट, रॉयतवारी, महालवारी, ये सिर्फ टैक्स कलेक्शन सिस्टम्स नहीं थे, ये इंडियन सोसाइटी को फंडामेंटली बदलने के टूल्स थे। द नेग्लेक्ट ऑफ सोशल सर्विसेज, द शैम ऑफ लेबर लॉज और उनका ब्लेटेंट वाइट रेसिज्म, ये सब एक ही चीज की तरफ इशारा करता है। द कोर ऑब्जेक्टिव वाज ऑलवेज एक्सप्लॉयटेशन एंड कंट्रोल, नॉट इंडियाज वेलफेयर। तो आज का ब्रॉड माइक्रो थीम क्या था? इट वाज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द रिएक्शनरी शिफ्ट इन ब्रिटिश पॉलिसीज पोस्ट 1857। चलो एक क्विक रिकैप करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव शिफ्ट। पोस्ट 1857 ब्रिटिश पॉलिसीज ओपनली रिएक्शनरी हो गई, डिवाइड एंड रूल को मेन वेपन बनाया
और एजुकेटेड नेशनलिस्ट के खिलाफ हॉस्टाइल हो गए। न्यू अलायंसेस, उन्होंने प्रोग्रेस को रोकने के लिए जमींदार जैसे रिएक्शनरी एलिमेंट से हाथ मिलाया और सोशल रिफॉर्म से सपोर्ट खींच लिया। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, रेवेन्यू सिस्टम्स जैसे परमानेंट, रैयतवारी और माहलवारी सेटलमेंट्स मैक्सिमम एक्सट्रैक्शन के लिए डिजाइन किए गए थे, जिससे इंडियन पेजेंट्री बर्बाद हो गई और रूरल इंडेटेडनेस बढ़ गई। कंट्रोल मैकेनिज्म्स, प्रेस पर रिस्ट्रिक्शंस, हाफ हार्टेड लेबर लॉज और प्रिंसली स्टेट्स को सबऑर्डिनेट यूनियन में लाना, सब कुछ उनके कंट्रोल को मजबूत करने के लिए था। अब सबके लिए कुछ क्विक कंटेंट प्रोब्स, बिना नोट्स देखे इनको अपने मन में आंसर करने की कोशिश करें। 1. 1885 में क्या हुआ था एंड व्हाई वाज इट अ टर्निंग पॉइंट? 2. परमानेंट सेटलमेंट और रैयतवारी सिस्टम में मेन डिफरेंस क्या था? 3. लॉर्ड लिटन का नाम किस इनफेमस एक्ट से जुड़ा है? 4. ब्रिटिशर्स ने जमींदार्स को काउंटरवेट क्यों बनाया? 5. काइजर ए हिंद टाइटल का सिग्निफिकेंस क्या था? 6. लैंकाशायर टेक्सटाइल लॉबी ने इंडिया में लेबर लॉज की डिमांड क्यों की? हिंट, इट वाजंट फॉर चैरिटी। और अब आज का चैलेंज, तीनों रेवेन्यू सिस्टम्स में से कोई एक चुनो, परमानेंट, रैयतवारी या माहलवारी, और अपने फैमिली या दोस्त को 1 मिनट में समझाने की कोशिश करो कि वो सिस्टम क्या था और उसका किसानों पर क्या असर हुआ। रिहर्स प्रेजेंटिंग इट आउट लाउड, देखना कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ये एक बेहतरीन तरीका है नॉलेज को सॉलिडिफाई करने का। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर इस एनालिसिस में आपके दिमाग के तार हिला दिए तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, भूलना मत, फॉर मोर सच डीप डाइव्स दैट मेक हिस्ट्री कम अलाइव, सब्सक्राइब नाउ, लाइक एंड शेयर इट विद एवरीवन जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है या बस क्यूरियस है। सोचो, 18th सेंचुरी की शुरुआत में ग्लोबल इकोनॉमी में इंडिया का हिस्सा ऑलमोस्ट 23% था। 23%, दैट्स ह्यूज। एग्जैक्टली। लेकिन जब ब्रिटिश गए तो ये गिरकर सिर्फ 3% रह गया था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश इतना कंगाल हो गया? ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, इट वाज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। राइट। तो चलो आज इसी की जड़ तक चलते हैं। लेट्स डू इट। अगर आप हिस्ट्री के ऐसे ही माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो दोस्त अभी सब्सक्राइब, लाइक और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दो। डोंट मिस आउट। जरूर कीजिए। आज के इस डिटेल डिस्कशन में हम ब्रिटिश शासन के इकोनॉमिक इंपैक्ट को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। हम बात करेंगे पहले डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी इंडिया के आर्टिजन्स और हैंडीक्राफ्ट्समैन की बर्बादी। फिर इम्पोवरिशमेंट ऑफ पेजेंट्री, मतलब हमारे किसान कैसे गरीब हुए। उसके बाद देखेंगे कैसे नए इंटरमीडियरीज और एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म का जन्म हुआ। फिर एग्रीकल्चर में स्टैग्नेशन और डिटोरिएशन क्यों आया। फैमिन एंड पॉवर्टी का असली कारण क्या था। इंडियन एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन कैसे हुआ। हमारी इंडस्ट्री को कैसे सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय किया गया। और फिर आती है दादा भाई नारोजी की फेमस इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी, द बिग वन। उसके बाद आएगा नेशनलिस्ट क्रिटिक ऑफ कॉलोनियल इकोनॉमी। राइट। फिर हम देखेंगे कैसे इन इकोनॉमिक इश्यूज ने नेशनल अनरेस्ट को जन्म दिया। और आखिर में कॉलोनियलिज्म के 3 स्टेजेस को डिकोड करेंगे। रेडी हो? एब्सोल्युटली, लेट्स अनपैक दिस। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक 1, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, रूइन ऑफ आर्टिजन्स एंड हैंडीक्राफ्ट्समैन। ब्रॉड माइक्रो थीम है भारत पर ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव, एक गहरी पड़ताल। तो सबसे पहले डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये आखिर है क्या? एक सिंपल डेफिनेशन क्या होगी इसकी? बेसिकली डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है किसी देश के इंडस्ट्रियल सेक्टर, खासकर उसकी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज का एक सिस्टमैटिक डिस्ट्रक्शन, और ये डिस्ट्रक्शन बिना कोई मॉडर्न ऑल्टरनेटिव दिए होता है। मतलब उद्योगों का पतन। सिंपल। एग्जैक्टली। इसका कोई रियल लाइफ एग्जांपल दे सकते हैं ताकि एक लिसनर को फील आए? बिल्कुल। बंगाल के वीवर्स की कहानी सोचो। एक टाइम था जब उनका बनाया हुआ मलमल दुनिया भर में फेमस था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्हें मजबूर किया कि वो अपना सारा माल सिर्फ उनको, और वो भी बहुत कम दाम पर बेचें। तो उनके पास कोई चॉइस नहीं थी? बिल्कुल नहीं। हालत इतनी खराब हो गई थी कि उस वक्त के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने कहा, द मिजरी हार्डली फाइंड्स अ पैरेलल, द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। वाओ, द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स, ये तो बहुत ही पेनफुल इमेज है। इट इज। ये बताता है कि स्केल ऑफ डेविस्टेशन कितना बड़ा था। तो आइए हम इसके कंटेंट को और गहराई से डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। एक जमाना था जब इंडियन टेक्सटाइल्स की पूरी दुनिया में डिमांड थी, तो फिर ये सब बदला कैसे? ये बदला ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद। उन्हें अपने मशीन मेड गुड्स के लिए एक बड़ा मार्केट चाहिए था, और इंडिया से बड़ा मार्केट क्या हो सकता था? राइट। तो इसका बैकग्राउंड क्या था? मतलब ऐसी कौन सी पॉलिसी आई जिसने सब कुछ बदल दिया? इसकी शुरुआत हुई चार्टर एक्ट ऑफ 1813 से। ये एक्ट एक गेम चेंजर था, इन अ वेरी नेगेटिव वे। क्यों? ऐसा क्या था इस एक्ट में? इसने ब्रिटिश सिटीजन्स के लिए वन वे फ्री ट्रेड का रास्ता खोल दिया। इसका मतलब था कि ब्रिटिश गुड्स इंडिया में बिना किसी टैक्स के आ सकते थे। ओके, और इंडियन गुड्स का क्या? जब इंडियन गुड्स ब्रिटेन या यूरोप जाते थे तो उन पर भारी टैक्स लगता था। तो इसके कोर लॉजिक को समझें। सस्ती मशीन मेड चीजें इंडिया में आ रही हैं और इंडिया की चीजें बाहर जा नहीं पा रही। एग्जैक्टली। ब्रिटेन की मशीन मेड सस्ती चीजों ने इंडियन मार्केट को भर दिया। हाँ। और रेलवेज ने इन चीजों को देश के कोने कोने तक पहुंचा दिया। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या हुआ? इसका सीधा नतीजा हुआ रूरलाइजेशन। जो आर्टिजन्स और क्राफ्ट्समैन अकेले थे,
उन्होंने अपने प्रोफेशंस छोड़ दिए। मतलब शहरों से काम छोड़कर? हाँ, वो गांव में जाकर खेती करने लगे या खेत मजदूर बन गए। इससे जमीन पर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया। इंडिया, जो सदियों से एक नेट एक्सपोर्टर था, अब एक नेट इंपोर्टर बन गया। तो इन कंक्लूजन हम कह सकते हैं कि ये कोई नेचुरल प्रोसेस नहीं थी। बिल्कुल नहीं। इट वॉज अ डिलिबरेट पॉलिसी जिसने इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग पावर को एक सिस्टमैटिक तरीके से खत्म कर दिया। की फैक्ट है। राइट। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 और इंडियन टेक्सटाइल्स पर यूरोप में टैरिफ कितना था? द नंबर वाज शॉकिंग, राइट? यस, नियरली 80%। बेसिकली मार्केट से बाहर करने का सीधा तरीका। अनफेयर कंपटीशन भी नहीं कह सकते, कंपटीशन ही खत्म कर दिया। 80%। और विलियम बेंटिंग का वो फेमस कोट कैसे याद रखें? कोई ट्रिक है? सिंपल है। सोचो, बेंटिक ने बोन्स की बात की। बी फॉर बी, बेंटिक बोन्स। सिंपल मेमोरी हैक। नाइस। बी फॉर बेंटिक, बी फॉर बोन्स। कूल। शशि थरूर के अनुसार वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स में इंडिया का हिस्सा 27% से गिरकर कितना हो गया था? इट फेल टू अ शॉकिंग 2%। ये डेटा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का पूरा स्केल बताता है। 27 से सीधा 2%। अनबिलीवेबल। और आर्टिजन्स के शहरों से गांवों की तरफ जाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? वो स्पेसिफिक टर्म? द टर्म इज रूरलाइजेशन। ये डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस था। समझे, एक चीज दूसरी चीज को लीड करती है। गॉट इट। तो आइए प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स ट्राई सेइंग दिस सेंटेंस। ओके। Now, pause and practice saying, the Charter Act of 1813 led to one-way free trade, which caused deindustrialization and ruralization in India. गुड वन। एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं इस टॉपिक का। जरूर। इन शॉर्ट, ब्रिटिश पॉलिसीज ने इंडियन इंडस्ट्रीज को कंपटीशन से बाहर कर दिया, जिससे आर्टिजन्स बर्बाद हुए और लोग शहरों से गांव की तरफ पलायन कर गए। परफेक्ट समरी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टॉपिक 2, इम्पॉवरिशमेंट ऑफ पेजेंट्री। तो अब हम शहरों से गांव में आ गए हैं और यहाँ का सीन और भी खराब है। हेडिंग है द ट्रिपल बर्डन। किसान कैसे गरीबी के जाल में फंसे, इसकी डेफिनेशन क्या है? इम्पॉवरिशमेंट ऑफ पेजेंट्री का मतलब है कि ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स ने किसानों पर सरकार, जमींदार और मनी लेंडर का तेरा बोझ डाल दिया। इससे वो लगातार गरीब होते गए। एक साइकिल था ये। ट्रिपल बर्डन, ये सुनने में ही भारी लग रहा है। इसका एक एग्जाम्पल सोचिए। सोचो, एक किसान है, उसे अपनी फसल का एक बहुत बड़ा हिस्सा जमींदार को देना है रेवेन्यू के तौर पर। अब अगर बारिश नहीं हुई या फसल खराब हो गई तो भी रेवेन्यू तो देना ही है। ओह वाओ, नो रिलीफ। बिल्कुल नहीं। तो पैसा कम पड़ा, इसलिए वो मनी लेंडर से उधार लेता है। मनी लेंडर उसे हाई इंटरेस्ट पे पैसा देता है और अक्सर उससे कम दाम पर उसकी फसल खरीद लेता है और उस पर से लीगल सिस्टम को भी मैनिपुलेट करता है। दिस वॉज अ डेट ट्रैप। मतलब हर तरफ से फंसा हुआ था। एब्सोल्युटली। लेट्स डिस्कस दिस मोर। इंट्रोडक्शन। इंडिया एक कृषि प्रधान देश था, तो फिर किसान ही सबसे ज्यादा परेशान क्यों थे? ये एक पैराडॉक्स है। बैकग्राउंड ये है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का मेन इंटरेस्ट रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन था। उन्हें बस ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहिए था। इसके लिए उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट, रयौतवारी और महालवारी जैसे सिस्टम्स लागू किए। इन सिस्टम्स का कोर लॉजिक क्या था किसान के पर्सपेक्टिव से? इन सिस्टम्स में जमीन ट्रांसफरेबल थी, मतलब उसे खरीदा और बेचा जा सकता था। इससे किसानों के ट्रेडिशनल राइट्स खत्म हो गए। जमींदारों को समरी इविक्शंस की पावर मिल गई, मतलब वो किसान को जब चाहे जमीन से निकाल सकते थे। और इसके ऊपर से वो इलीगल ड्यूज और बेगार यानी फॉर्स लेबर की भी मांग करते थे। और गवर्नमेंट ने लैंड प्रोडक्टिविटी सुधारने पर, जैसे इरिगेशन पर, कोई खर्च नहीं किया। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या हुआ आम किसान पर? किसान, गवर्नमेंट, जमींदार और मनी लेंडर के ट्रिपल बर्डन के नीचे दब गया। वो अपनी ही जमीन पर एक मजदूर बन गया या फिर लैंडलेस हो गया। और फैमिन्स के टाइम उनकी हालत सबसे ज्यादा खराब होती थी। सो इन कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि पॉलिसीज ने किसान को आत्मनिर्भर से कर्जदार बना दिया। बिल्कुल। सेल्फ सफिशिएंट से डेटर। दैट वाज द जर्नी। चलिए अब इस पर क्रॉस क्वेश्चनिंग। किसानों पर जो तिहरा बोझ था उसमें कौन कौन शामिल थे? याद रखो, द ट्रिपल बर्डन वाज द गवर्नमेंट, स्टेट, द जमींदार, लैंडलॉर्ड एंड द मनी लेंडर। GZM ऐसे याद कर सकते हो। GZM, गुड वन। गवर्नमेंट, जमींदार, मनी लेंडर। वो कौन सा लैंड रेवेन्यू सिस्टम था जिसका जिक्र सोर्स में प्रमुखता से है? परमानेंट सेटलमेंट। इसके अलावा रायतवारी एंड महालवारी सिस्टम्स का भी जिक्र है, बट परमानेंट सेटलमेंट इज द की वन मेंशन्ड हियर। राइट। फोर्स्ड लेबर के लिए कौन सा टर्म यूज हुआ है? द टर्म इज बेगार। इट्स एन इंपॉर्टेंट कीवर्ड। इसका मतलब है बिना पेमेंट के काम करवाना। बेगार, गॉट इट। क्या सरकार ने एग्रीकल्चर इंप्रूव करने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट किया? वेरी लिटिल। सोर्स कहता है गवर्नमेंट ने लैंड प्रोडक्टिविटी पर नेग्लिजिबल खर्च किया। उनका फोकस सिर्फ एक्सट्रैक्शन पर था, इन्वेस्टमेंट पर नहीं। और मनी लेंडर का डबल रोल क्या था? ये इंटरेस्टिंग है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। वो अक्सर विलेज ग्रेन मर्चेंट भी होता था। तो वो ना सिर्फ हाई इंटरेस्ट लेता था, बल्कि किसान को कम दाम पर अपनी फसल बेचने के लिए भी मजबूर करता था। डबल एक्सप्लॉयटेशन। वाओ। ओके, लेट्स प्रैक्टिस दिस। यस। Practice. The peasantry suffered under the triple burden of the government, zamindar, and moneylender due to exploitative land revenue systems like the permanent settlement. एक परफेक्ट सेंटेंस है पूरे टॉपिक को समराइज करने के लिए।
तो इसका मिनी रिकैप। In short, British revenue policies were designed to extract maximum money, which pushed the Indian peasant into a cycle of debt and poverty. क्रिस्टल क्लियर। तो अब आगे बढ़ते हैं। Top 3. Emergence of intermediaries, absentee landlordism, ruin of old zamindars. द न्यू लैंडलॉर्ड्स, जमीन के नए मालिक और किसानों की बढ़ती मुसीबतें। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इसका मतलब है कि ब्रिटिश पॉलिसीज के कारण जमीन पुराने जमींदारों से निकलकर नए शहर में रहने वाले मर्चेंट्स और मनी लेंडर्स के हाथों में चली गई और इन नए मालिक को जमीन सुधारने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। सोचा है जमीन के मालिक बदलने से किसान पर क्या असर पड़ता है। चलिए इसको एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द बैकग्राउंड। 1815 तक बंगाल की आधी से ज्यादा जमीन नए हाथों में जा चुकी थी। आधी से ज्यादा, जस्ट इन अ फ्यू डेकेड्स। हाँ, और ये नए मालिक यानी मर्चेंट्स, मनी लेंडर्स एटसेट्रा शहरों में रहते थे। गांव से उनका कोई कनेक्शन नहीं था। तो इसका कोर लॉजिक क्या था? उन्होंने जमीन का किया क्या? इन न्यू जमींदार्स के पास इन्वेस्टमेंट के ज्यादा रास्ते नहीं थे, तो उन्होंने लैंड ग्रैबिंग शुरू कर दी और एक नई चीज शुरू की, सब इन्फ्यूडेशन। सब इन्फ्यूडेशन, ये क्या होता है? इसका मतलब है जमीन को आगे रेंट पर देना। मान लो ए जमींदार है, उसने जमीन बी को रेंट पर दी, बी ने आगे सी को दी, सी ने डी को, और आखिर में किसान जेड उस पर खेती कर रहा है। ओह माय गॉड, एक पूरी चेन बन गई इंटरमीडिएरीज की। एग्जैक्टली और इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट ये हुआ कि हर इंटरमीडियरी अपना प्रॉफिट निकालता था, जिसका सारा बोझ आखिर में किसान पर आता था। और इसी को शायद एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म कहते हैं। बिल्कुल, इसे एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म कहते हैं, जहां मालिक का जमीन या किसान से कोई इमोशनल कनेक्ट नहीं होता, उनका एकमात्र मकसद प्रॉफिट कमाना था। तो इन कंक्लूजन, इस सिस्टम ने एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट को पूरी तरह रोक दिया और किसानों का शोषण बढ़ाया। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये न्यू जमींदार्स ब्रिटिश रूल के नेचुरल सपोर्टर्स बन गए, क्योंकि उनका अस्तित्व उसी सिस्टम की वजह से था। राइट, देयर इंटरेस्ट्स वर अलाइंड। चलो क्रॉस क्वेश्चनिंग टाइम। बंगाल में 1815 तक कितनी जमीन नए हाथों में चली गई थी? अ स्पेसिफिक डेटा पॉइंट वाज मेंशन्ड। हाफ ऑफ द टोटल लैंड। ये डेटा लैंड ट्रांसफर का स्केल बताता है। इट्स अ शॉकिंग स्टैटिस्टिक। हाफ द लैंड। और जब जमींदार जमीन को आगे रेंट पर देता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? द टर्म इज सब इन्फ्यूडेशन। इससे इंटरमीडियरीज की चेन बन जाती है। ये कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। सब इन्फ्यूडेशन, गॉट इट। जब जमीन का मालिक गांव में ना रहकर शहर से कंट्रोल करता है, उसे क्या कहते हैं? दैट्स कॉल्ड एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म, अ की फीचर ऑफ द न्यू सिस्टम। मालिक एब्सेंट है और ये नए जमींदार ब्रिटिश रूल के सपोर्टर क्यों थे? क्योंकि उनके इंटरेस्ट ब्रिटिश रूल के परपेचुएशन से जुड़े थे। दे बेनिफिटेड फ्रॉम द सिस्टम, सो ऑब्वियसली दे सपोर्टेड इट। सिंपल एज दैट। मेक सेंस। क्या इन नए जमींदारों ने एग्रीकल्चर इंप्रूव करने में इन्वेस्ट किया? नो, उनका कोई इंसेंटिव ही नहीं था। उन्हें बस रेंट से मतलब था। जमीन की क्वालिटी खराब हो या अच्छी, उन्हें अपना पैसा मिलना चाहिए था। दैट्स इट। ओके, आइए सेंटेंस को प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स डू इट। Let's practice saying, by 1815, new absentee landlords emerged, leading to sub-infeudation and an increased burden on the peasantry. परफेक्ट। और इसका मिनी रिकैप। ठीक है। In short, the change in land ownership created a class of urban landlords who exploited tenants through intermediaries without investing in agriculture. ठीक है, अगले टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक 4, स्टैग्नेशन एंड डिटेरियोरेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ये पिछले टॉपिक्स का एक लॉजिकल कंक्लूजन है। हेडिंग है, व्हाई एग्रीकल्चर फेल्ड। पैदावार क्यों नहीं बढ़ी? इसकी सिंपल डेफिनेशन, इसका मतलब है कि कई कारणों से इंडियन एग्रीकल्चर में कोई ग्रोथ नहीं हुई और उसकी प्रोडक्टिविटी लगातार कम होती गई, स्टैग्नेंट हो गई, मतलब रुक गई। जब इतने लोग खेती कर रहे थे, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद और लोग आ गए, तो प्रोडक्शन बढ़ने की जगह स्टैग्नेंट क्यों हो गया? ये तो काउंटर इंट्यूटिव लगता है। बिल्कुल, बट लेट्स लुक एट द कोर लॉजिक। इसकी कई रीजंस थे। जैसे कि? वेस्ट करने का, वो बस जिंदा रहने के लिए खेती कर रहा था। ओके, दैट्स वन। नंबर 2, जमींदार जो अब एब्सेंटी लैंडलॉर्ड था, उसको गांव या खेती से कोई मतलब ही नहीं था। राइट। नंबर 3, गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चरल या टेक्निकल एजुकेशन पर ऑलमोस्ट जीरो खर्च किया। उन्होंने इस सेक्टर को कंप्लीटली निग्लेक्ट किया। और चौथा? नंबर 4, फ्रैगमेंटेशन ऑफ लैंड ड्यू टू सब इन्फ्यूडेशन। जमीन इतने छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गई थी कि उस पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे ट्रैक्टर्स उसे यूज करना मुश्किल था। तो इन सब का रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या हुआ? इन सब का कंबाइन इफेक्ट हुआ लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। खेती बस जीने का ही जरिया बनी रही, एक बिजनेस नहीं बन पाई। So the conclusion is that the lack of investment from all stakeholders, cultivators, zamindar and government led to the stagnation of Indian agriculture. एग्जैक्टली, तीनों पिलर्स ने ही सिस्टम को फेल कर दिया। Time for some cross questioning. एग्रीकल्चर के स्टैग्नेशन के 4 मेन रीजंस क्या थे? कोई मेमोरी हैक है इसके लिए? यस, मेमोरी हैक है CZGF। कल्टीवेटर नो इंसेंटिव, जमींदार नो इंटरेस्ट, गवर्नमेंट नो इन्वेस्टमेंट एंड फ्रैगमेंटेशन ऑफ लैंड। CZGF। CZGF, brilliant. कल्टीवेटर, जमींदार, गवर्नमेंट, फ्रैगमेंटेशन। लैंड फ्रैगमेंटेशन का मेन रीजन क्या था? सब इन्फ्यूडेशन। ये पिछले टॉपिक से डायरेक्टली लिंक्ड है, समझे? सारे टॉपिक्स कनेक्टेड हैं। Got it. गवर्नमेंट ने किस टाइप की एजुकेशन को निग्लेक्ट किया? एग्रीकल्चरल, टेक्निकल एंड मास एजुकेशन, तीनों को। बेसिकली उन्हें एक एजुकेटेड पॉपुलेशन नहीं चाहिए थी। राइट।
अल्टीमेटली इन सब फैक्टर्स का रिजल्ट क्या हुआ? अ परपेचुअली लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, मतलब हमेशा के लिए कम पैदावार। और एक आखिरी सवाल, क्या इस स्टैग्नेशन का फैमीन से कोई कनेक्शन था? डेफिनेटली। जब प्रोडक्टिविटी ही लो है तो थोड़ी सी भी बारिश कम होने पर फूड स्केर्सिटी का रिस्क हमेशा बना रहता है। एंड दैट्स व्हाट वी विल डिस्कस नेक्स्ट। Perfect segue. Let's practice a sentence first. ओके। Practice. Stagnation in agriculture was caused by a lack of investment, absentee landlordism, and land fragmentation. एक्सीलेंट। और इसका मिनी रिकैप. In short, Indian agriculture stagnated because neither the farmer, the landlord, nor the government had the means or the will to invest in it. अब आते हैं उसके सबसे भयानक नतीजे पर. Topic 5. Famine and poverty. The man-made famines, अकाल और गरीबी का सच। इसकी डेफिनेशन से शुरू करते हैं. ब्रिटिश रूल के दौरान बार बार पड़ने वाले अकाल यानी famines सिर्फ फूड स्केर्सिटी का नतीजा नहीं थे, बल्कि वो कॉलोनियल पॉलिसीज द्वारा पैदा की गई पॉवर्टी का डायरेक्ट रिजल्ट थे। दिस इज अ वेरी पावरफुल स्टेटमेंट कि अकाल नेचुरल नहीं पॉलिसी ड्रिवन थे. तो फैमीन्स तो पहले भी आते थे, फिर ब्रिटिश रूल में इतने डेविस्टेटिंग क्यों हो गए? ये बहुत जरूरी सवाल है। इंट्रोडक्शन यही है। फर्क ये था कि अब इनकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों बढ़ गई थी। और इसका कोर लॉजिक क्या था? हाउ आर दे मैन मेड? The source argues that these famines were a direct result of poverty unleashed by colonial forces. पॉइंट ये नहीं था कि देश में अनाज नहीं था, पॉइंट ये था कि लोगों के पास उसे खरीदने की पावर ही नहीं थी। मतलब परचेजिंग पावर खत्म हो चुकी थी. एग्जैक्टली। अनाज मार्केट में हो सकता था, पर गरीब किसान के उसके पास नहीं है। पैसा नहीं था उसे खरीदने के लिए। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट आई कैन ओनली इमेजिन. द ह्यूमन कॉस्ट वाज अनइमेजिनेबल। 1850 से 1900 के बीच, यानी सिर्फ 50 सालों में करीब 2.8 करोड़ लोग फैमिन्स में मारे गए। 2.8 crore. That's consequence of an economic system that created widespread poverty. Yes. The poverty was the real killer, not the lack of rain. Cross questioning time. सोर्स के अनुसार फैमिन्स का असली कारण क्या था? It was not just food grain scarcity, but poverty unleashed by colonial forces. ये फ्रेज याद रखना है। Poverty unleashed by colonial forces. Got it. 1850 से 1900 के बीच कितने लोगों की मौत हुई थी फैमिन से? The number is staggering. About 2.8 crore people. इस नंबर को जरूर याद रखना। ये इम्पैक्ट को क्वांटिफाई करता है। राइट. तो क्या हम कह सकते हैं कि ये मैन-मेड डिजास्टर्स थे? Yes, that's the core argument of the nationalist critique. The policies created the conditions for these famines. Nature ने सिर्फ एक ट्रिगर का काम किया। फेमाइंस का रिकरेंस कैसा था? कभी-कभी या रेगुलर? Source कहता है regular recurrence of famines became a common feature of daily existence. So it was very, very frequent. That's horrifying. और आखिरी सवाल, पॉवर्टी और फेमीन का लिंक क्या है? एक बार फिर से क्लियर कर दीजिए. Simple. Poverty reduces purchasing power. So even if food is available in the market, people can't buy it. This turns a scarcity into a devastating famine. Thank you. Let's practice the key sentence for this topic. Sure. Now practice saying, between 1850 and 1900, about 2.8 crore people died in famines, which were a direct result of colonial poverty, not just food scarcity. Very impactful. और इसका mini recap? In short, devastating famines became common because colonial policies made people too poor to buy food, even when it was available. चलिए, अब टॉपिक 6 पर चलते हैं. Commercialization of Indian agriculture. Cash crops and crisis. खेती का व्यवसायीकरण। Definition क्या है इसकी? ये वो प्रोसेस थी जिसमें किसान फूड ग्रेन्स यानी गेहूं चावल की जगह कमर्शियल क्रॉप्स जैसे कॉटन, जूट, इंडिगो उगाने लगे, और ये क्रॉप्स नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट्स में बेचे जाते थे। ओके, इंट्रोडक्शन. खेती को बिजनेस बनाना तो अच्छी बात लगती है ना, पर इंडियन किसान के लिए ये एक ट्रैप कैसे बन गया? सही सवाल। ऑन द सरफेस ये प्रोग्रेसिव लगता है। इसका बैकग्राउंड ये है कि 19th सेंचुरी के लैटर हाफ में ये ट्रेंड शुरू हुआ। इसके पीछे मनी इकोनॉमी का आना, रेलवेज, रोड्स और ब्रिटिश फाइनेंस कैपिटल जैसे फैक्टर्स थे। राइट. पर इसका कोर लॉजिक किसान के लिए नेगेटिव कैसे था? इंडियन पेजेंट के लिए ये एक फोर्स्ड प्रोसेस थी। ये उसकी चॉइस नहीं थी। उसके पास इन्वेस्टमेंट के लिए एक्स्ट्रा पैसा यानी सरप्लस नहीं था। उसे मनी लेंडर से कर्ज लेकर कमर्शियल क्रॉप्स उगाने पड़ते थे। फोर्स्ड प्रोसेस. क्यों? क्योंकि उस पर इतना हैवी लैंड रेवेन्यू था कि उसे कैश की जरूरत थी, और कैश सिर्फ कमर्शियल क्रॉप से ही मिल सकता था। आई सी. तो इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या हुआ? इसने इंडियन एग्रीकल्चर को वॉलेटाइल इंटरनेशनल मार्केट से जोड़ दिया। जब 1860s में अमेरिकन सिविल वॉर के टाइम कॉटन के प्राइसेस बढ़े तो फायदा इंटरमीडियरीज ने उठाया। किसान को बहुत कम मिला। और जब प्राइसेस गिरे? लेकिन जब 1866 में प्राइसेस क्रैश हुए तो सारा नुकसान किसान का हुआ। इसका रिजल्ट था हेवी इंडेटेडनेस, फैमिन और आगे चलकर डेक्कन रायट्स ऑफ द 1870s। सो द कंक्लूजन इज कि कमर्शियलाइजेशन से किसान की हालत सुधारने के बजाय और बिगड़ गई। बिल्कुल। He was trapped. लेट्स डू अ क्विक क्रॉस क्वेश्चनिंग. कमर्शियलाइजेशन का ट्रेंड कब शुरू हुआ? In the latter half of the 19th century. ये टाइमलाइन याद रखनी है। ओके, कुछ कमर्शियल क्रॉप्स के एग्जांपल्स दो. कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, शुगर केन, टोबैको, और प्लांटेशन सेक्टर में टी, कॉफी, रबर, इंडिगो। राइट.
इंडियन पेजेंट के लिए ये एक फोर्स्ड प्रोसेस क्यों थी? व्हाट वाज द की रीजन? क्योंकि ही हैड हार्डली एनी सरप्लस टू इन्वेस्ट। उसके पास अपनी मर्जी से रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं थी। उसे मजबूरी में ऐसा करना पड़ता था टू पे दी हाई रेवेन्यू। गॉट इट। कॉटन प्राइसेस क्रैश होने का एक बड़ा कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ था? The agrarian riots in the Deccan in the 1870s, a very important event in modern Indian history. द डेक्कन राइट्स। Yes, ठीक है। और प्लांटेशन सेक्टर जैसे टी गार्डन्स Yes. ये मोस्टली किसके ओन थे? mostly owned by Europeans. यहाँ भी प्रॉफिट इंडिया से बाहर जा रहा था, ये याद रखना। गुड पॉइंट। लेट्स डू द प्रैक्टिस क्यू। Yes, Practice, commercialization was a forced process that linked Indian agriculture to volatile world markets, benefiting intermediaries more than the cultivators. sums it up nice. Or the mini recap. In short, the shift to cash crops didn't make farmers rich. Instead, it trapped them in debt and exposed them to global market fluctuations. Moving on. Topic 7. Destruction of industry and late development of modern industry. इसका हेडिंग है नो मेक इन इंडिया। कैसे भारत की इंडस्ट्रीज को खत्म किया गया। Definition. ब्रिटिश पॉलिसीज ने न सिर्फ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज जैसे टेक्सटाइल्स और शिप बिल्डिंग को तबाह किया, बल्कि मॉडर्न इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट को भी रोका और लॉपसाइडेड बनाया। मतलब जो डेवलपमेंट हुआ भी वो टेढ़ा मेढ़ा था। हमने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की, पर इसमें थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। शिप बिल्डिंग और स्टील जैसी इंडस्ट्रीज का क्या हुआ? चलिए इसके कोर लॉजिक को देखते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। ओके। टेक्सटाइल्स में ब्रिटिश ने पहले इंडियन टेक्सटाइल्स के लिए पाउंड्स में पे करना बंद कर दिया। फिर बंगाल से जो रेवेन्यू मिलता था उसी से बहुत कम दाम पर खरीदने लगे। वाओ, मतलब इंडिया के ही पैसे से इंडिया का सामान खरीद कर उसकी इंडस्ट्री तबाह कर दी। प्रिसाइजली। फिर आती है शिप बिल्डिंग। सूरत, मालाबार, बंगाल जैसे सेंटर्स दुनिया में फेमस थे, लेकिन उन्हें ब्रिटिश लॉज से क्रश कर दिया गया। 1813 और 1814 के लॉज ने इंडियन शिप्स को इंटरनेशनल ट्रेड रूट से इफेक्टिवली बाहर कर दिया। उनको बिजनेस ही नहीं करने दिया। एग्जैक्टली। और स्टील में भी अजीब पॉलिसी थी। टाटा जैसी इंडियन कंपनीज को हायर स्टैंडर्ड स्टील बनाने के लिए फोर्स किया गया, जबकि आम मार्केट में लोअर स्टैंडर्ड स्टील की ज्यादा डिमांड थी। इससे वो उस बड़े मार्केट से बाहर हो गए। दैट इज सो सटल येट सो इफेक्टिव। इसका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट क्या हुआ फिर? मॉडर्न इंडस्ट्रीज 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में आनी शुरू हुई। फर्स्ट कॉटन मिल 1853 बॉम्बे में, फर्स्ट जूट मिल 1855 रिश्रा में। लेकिन इनमें से ज्यादातर ब्रिटिश मैनेजिंग एजेंसीज के कंट्रोल में थी। तो इंडियन ओन्ड इंडस्ट्रीज का क्या? इंडियन ओन्ड इंडस्ट्रीज को क्रेडिट प्रॉब्लम्स, नो टैरिफ प्रोटेक्शन और अनइक्वल कंपटीशन जैसी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इससे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लॉपसाइडेड हुआ, जिससे रीजनल डिस्पैरिटीज बढ़ी। मतलब कुछ ही शहरों में इंडस्ट्री आई। सो द कंक्लूजन इज ब्रिटिश ने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जहां इंडिया एक हेल्दी एंड इंडिपेंडेंट इंडस्ट्रियल कंट्री ना बन सके। हाँ, द ग्रोथ वाज स्टंटेड एंड डिस्टॉर्टेड। टाइम फॉर अ क्विक क्विज। इंडिया की फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल कब और कहां लगी? 1853 इन बॉम्बे बाय कावसजी नानाभॉय। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और 1853 बॉम्बे। और फर्स्ट जूट मिल? 1855 इन रिश्रा, बंगाल, कॉटन वेस्ट में, जूट ईस्ट में। इंडियन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को किस लॉ से नुकसान हुआ? लॉज ऑफ 1813 एंड 1814 ने इंडियन शिप्स को इंडो ब्रिटिश ट्रेड से रिस्ट्रिक्ट कर दिया। ठीक है। मॉडर्न इंडस्ट्रीज ज्यादातर किसके कंट्रोल में थी? ब्रिटिश मैनेजिंग एजेंसीज, यानी कंट्रोल और प्रॉफिट दोनों ब्रिटिश हाथों में थे। और इस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के पैटर्न को डिस्क्राइब करने के लिए कौन सा टर्म यूज किया गया है? लॉपसाइडेड पैटर्न विच क्रिएटेड रीजनल डिस्पैरिटीज। ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है। लॉपसाइडेड पैटर्न, रीजनल डिस्पैरिटीज। गॉट इट। लेट्स प्रैक्टिस। ओके। Practice saying, British policies destroyed traditional industries like shipbuilding and created a lopsided pattern of modern industrial development controlled by foreign capital. परफेक्ट। और इसका मिनी रिकैप? In short, Britain systematically dismantled India's key industries and ensured that new industrial growth was slow, uneven, and served British interests. अब हम आते हैं इस पूरे इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के सबसे एक्सप्लोसिव टॉपिक पर। Topic 8. Economic drain. द ड्रेन थ्योरी। भारत का पैसा, ब्रिटेन का विकास। दिस इज वेयर इट ऑल कम्स टुगेदर। इसकी डेफिनेशन क्या है? व्हाट एग्जैक्टली इज इकोनॉमिक ड्रेन? इकोनॉमिक ड्रेन का मतलब है इंडिया के नेशनल प्रोडक्ट का वो हिस्सा जो ब्रिटेन भेज दिया जाता था, जिसके बदले इंडिया को कोई इकोनॉमिक रिटर्न नहीं मिलता था। इट वॉज अ यूनिलैटरल ट्रांसफर ऑफ वेल्थ। वन वे ट्रांसफर। सो ये ड्रेन ऑफ वेल्थ का आइडिया किसने दिया और इसका मतलब क्या था? हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। बिल्कुल। इस थ्योरी को दादाभाई नारोजी ने, जिनको द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, अपनी बुक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में पॉपुलराइज किया। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। द टाइटल सेज इट ऑल। इट डज। इस ड्रेन के मेजर कंपोनेंट्स क्या थे? लेट्स लुक एट द कोर लॉजिक। हाँ बताइए। Number 1. Salaries and pensions of British civil and military officials working in India, जो ब्रिटेन में पे होती थी। ओके। Number 2. Interest on loans taken by the Indian government. ये लोन्स अक्सर ब्रिटेन के ही फायदे के लिए लिए जाते थे, जैसे वॉर्स लड़ने के लिए। आई सी। Number 3. Profits on foreign investment in India. और Number 4. Payments for shipping, banking and insurance services जो सब ब्रिटिश कंपनीज के पास थी।
तो इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या था? ये पैसा इंडिया में रहता तो क्या होता? इस ड्रेन ने इंडिया में कैपिटल फॉर्मेशन को रोका। मतलब इंडिया में इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा ही नहीं बचा। जबकि हिस्टोरियन आरपी डट आर्ग्यूज इसी पैसे ने ब्रिटेन की इकोनॉमी को एक्सेलरेट किया। इट फाइनेंस देयर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। वाह। और नेशनलिस्ट एस्टिमेट्स के मुताबिक ये ड्रेन कितना बड़ा था? यह टोटल गवर्नमेंट रेवेन्यू का आधा था। इन टुडेज टर्म्स इट वाज अराउंड 8% ऑफ द नेशनल प्रोडक्ट। 8%. That's massive. ह्यूज। जॉन सैलिवन, एक ब्रिटिश ऑफिशियल, ने इसे ब्यूटीफुली समराइज किया है। क्या कहा उन्होंने? Our system acts very much like a sponge, drawing up all the good things from the banks of the Ganges and squeezing them down on the banks of the Thames. Goosebumps. Sponge, Ganges to Thames. इससे बेटर एनालॉजी नहीं हो सकती। चलिए इस पे क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। ड्रेन थियरी किसने दी थी? दादा भाई नौरोजी, the grand old man of India. नाम नहीं भूलना है। उनकी बुक का नाम क्या था? Poverty and Un-British Rule in India. टाइटल ही सब कुछ कह देता है। Un-British Rule. मतलब ये ब्रिटिश वैल्यूज के खिलाफ है जो आप इंडिया में कर रहे हैं। वेरी क्लेवर। ड्रेन के कोई दो मेजर कंपोनेंट्स बताओ। नेशनलिस्ट एस्टिमेट्स के अनुसार ड्रेन नेशनल प्रोडक्ट का कितना परसेंट था? About 8%. This is a huge number. और स्पंज वाली एनालॉजी किसने दी थी? ये कोड बहुत पावरफुल है। John Sullivan, President of the Board of Revenue Madras. इतनी परफेक्ट एनालॉजी है, भूलना मत। ये ब्रिटिश ऑफिशियल ने खुद माना था। राइट। ओके, लेट्स प्रैक्टिस द कोर आइडिया। Sure. Practice. Dadabhai Naoroji's drain theory explained how a portion of India's national product was drained to Britain without any economic return. Crystal clear. And the mini recap. In short, the economic drain was a one-way flow of wealth from India to Britain, which impoverished India and enriched Britain. तो जब ये सब बातें सामने आईं, तो इंडियन इंटेलेक्चुअल्स ने कैसे रिएक्ट किया? This brings us to topic 9, nationalist critique of colonial economy. The Great Expose. राष्ट्रवादियों ने कैसे खोली पोल? इसकी डेफिनेशन क्या है? 1860s के बाद दादा भाई नौरोजी, एम.जी. रानडे और आर.सी. दत्त जैसे अर्ली नेशनलिस्ट लीडर्स ने सिस्टमैटिकली प्रूव किया कि इंडिया की पॉवर्टी ब्रिटिश इंपीरियलिज्म का डायरेक्ट रिजल्ट है। इट वाजंट फेट, इट वाज पॉलिसी। इंट्रोडक्शन। पहले तो इंडियन इंटेलेक्चुअल्स ब्रिटिश रूल को मॉडर्नाइजेशन का जरिया मानते थे। फिर उनका विश्वास कैसे टूटा? जब उन्होंने डेटा और फैक्ट्स को एनालाइज करना शुरू किया, जब उन्होंने देखा कि पॉवर्टी कम होने की जगह बढ़ रही है, तब उनका विश्वास टूटा। इस क्रिटिक का कोर लॉजिक क्या था? मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो इंडियन कैपिटल से होना चाहिए, फॉरेन कैपिटल से नहीं। फॉरेन कैपिटल से क्यों नहीं? क्योंकि उनका मानना था कि फॉरेन कैपिटल तो इंडियन कैपिटल को सप्रेस करता है और प्रॉफिट्स को देश से बाहर ले जाता है। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या हुआ? उन्होंने स्पेसिफिक पॉलिसीज को कैसे चैलेंज किया? उन्होंने ब्रिटिश आर्ग्यूमेंट्स को चैलेंज किया। कहा कि रेलवेज और फॉरेन ट्रेड इंडिया के लिए नहीं, ब्रिटेन के लिए थे। जीवी जोशी ने कहा, एक्सपेंडिचर ऑन रेलवेज शुड बी सीन एज एन इंडियन सब्सिडी टू ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। इंडियन सब्सिडी टू ब्रिटिश इंडस्ट्रीज, दैट्स अ पावरफुल रिफ्रेमिंग। बिल्कुल। उन्होंने वन वे फ्री ट्रेड, अनफेयर टैक्सेस जैसे सॉल्ट टैक्स और हाई मिलिट्री एक्सपेंडिचर को भी क्रिटिसाइज किया। सो इन कंक्लूजन, इन नेशनलिस्ट ने पॉवर्टी को एक टेक्निकल इकोनॉमिक इशू से एक नेशनल इशू बना दिया और ब्रिटिश रूल के मॉरल फाउंडेशंस को हिलाकर रख दिया। यस, दे डिमोलिश्ड द मॉरल क्लेम ऑफ ब्रिटिश रूल। चलिए क्रॉस क्वेश्चनिंग। दादा भाई नौरोजी के अलावा दो और इकोनॉमिक एनालिस्ट के नाम बताओ। जस्टिस एम.जी. रानाडे एंड रोमेश चंद्र दत्त। आर.सी. दत्त की बुक थी द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो इस टॉपिक पर एक क्लासिक है। राइट। रानाडे एंड दत्त। नेशनलिस्ट के अनुसार इंडस्ट्रियलाइजेशन किसके कैपिटल पर बेस्ड होना चाहिए था? इंडियन कैपिटल, नॉट फॉरेन कैपिटल। This was a core point of their critique of economic imperialism. रेलवेज को इंडियन सब्सिडी टू ब्रिटिश इंडस्ट्रीज किसने कहा? G.V. जोशी। A powerful statement. याद रखना है। नेशनलिस्ट ने किस टैक्स को अबॉलिश करने की डिमांड की? सॉल्ट टैक्स, क्योंकि ये गरीब से गरीब आदमी को अफेक्ट करता था, और उन्होंने लैंड रेवेन्यू कम करने की भी मांग की। और आखिरी सवाल, फॉरेन कैपिटल के पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या बताए गए? It caused political subjugation, और इसने ऐसे वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट किए जो फॉरेन रूल को हमेशा के लिए बनाए रखना चाहते थे। Got it. Let's do the practice cue. Yes. Practice saying, early nationalists like Dadabhai Naoroji and R.C. Dutt argue that Indian poverty was a man-made result of British colonial policies. Simple and accurate. और mini recap इसका। In short, the nationalist critique systematically proved that trade, railways, taxes was designed to benefit Britain at India's expense. और इस सब का पॉलिटिकल नतीजा क्या निकला? This is topic 10, economic issue, a stimulant to national unrest. From purse to power, कैसे आर्थिक मुद्दों ने जगाई आजादी की आग? Definition. इकोनॉमिक क्रिटिक ने ब्रिटिश रूल के सिविलाइजिंग मिशन के मिथ को तोड़ दिया और इंडियन लोगों में नेशनल कॉन्शियसनेस फैलाई, जिससे पॉलिटिकल डिमांड्स बढ़ने लगी। सो इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट्स इतने पावरफुल कैसे बन गए कि उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल को फ्यूल किया? इंट्रोडक्शन यही है। इसका कोर लॉजिक ये है कि जब लोगों को समझ आया कि उनकी गरीबी ब्रिटिश पॉलिसीज का नतीजा है, तो उनके मन से ब्रिटिश रूल की आइडियोलॉजिकल हेजेमोनी यानी वैचारिक वर्चस्व खत्म हो गई। आइडियोलॉजिकल हेजेमोनी, इंटरेस्टिंग। हाँ, द ड्रेन थ्योरी वाज इजीली ग्रास्प्ड बाय अ नेशन ऑफ पेजेंट्स। उन्हें ये बात आसानी से समझ आ गई कि उनकी मेहनत का पैसा समुद्र पार जा रहा है। और इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट पॉलिटिकल स्फीयर में कैसे दिखा?
ये इकोनॉमिक एजिटेशन मॉडरेट फेज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल 1875-1905 के दौरान इंटेलेक्चुअल अनरेस्ट का एक बड़ा स्टिम्युलेंट बना। इसने नेशनलिज्म को एक आर्थिक आधार दिया। सो द कंक्लूजन इज, पहले नेशनलिस्ट शेयर इन पॉलिटिकल पावर मांग रहे थे, पर 20th सेंचुरी की शुरुआत तक दादाभाई नौरोजी जैसे लीडर्स सेल्फ रूल या स्वराज की मांग करने लगे। Yes, the economic critique laid the foundation for the demand of Purna Swaraj. चलिए, क्रॉस क्वेश्चनिंग। इकोनॉमिक क्रिटिक ने ब्रिटिश रूल के किस मिथ को तोड़ा? The myths that foreign rule was in the interest of Indians. इसने ब्रिटिश रूल के मॉरल फाउंडेशंस को एक्सपोज कर दिया। मॉरल फाउंडेशंस, ठीक है। ये एजिटेशन किस फेज में एक बड़ा स्टिमुलेंट बना? The moderate phase of the freedom struggle 1875 to 1905. नेशनलिस्ट डिमांड्स में शिफ्ट कैसे आया? They shifted from demanding a share in power to demanding self-rule. ये एक फंडामेंटल शिफ्ट था। और किस प्रोमिनेंट लीडर ने सेल्फ रूल की डिमांड शुरू की? The source names दादाभाई नारोजी as a prominent example. 1906 में उन्होंने कलकत्ता सेशन में स्वराज का कॉल दिया। राइट, एक कोट था सच्चिदानंद सिन्हा का, व्हाइट मैन्स बर्डन पर। वो क्या था? He sarcastically said that the government of India is carried on to the dictates of the Chamber of Commerce and this is the white man's burden. Basically, he exposed that it was all about commercial profit, not civilizing anyone. Brilliant sarcasm. Okay, let's practice the core idea of this section. Let's. Practice. The nationalist economic critique undermined British ideological hegemony and shifted the political demand from a share in power to self-rule. This is a great summary sentence. In the mini recap. In short, by explaining the economic exploitation, nationalists turned poverty into a powerful political issue that fueled the freedom struggle. चलिए, अब फाइनल टॉपिक पर आते हैं जो इन सब डॉट्स को कनेक्ट करेगा। टॉपिक 11, स्टेजेस ऑफ colonialism in India. 3 phases of exploitation. Colonialism के 3 चरण। इसकी डेफिनेशन? मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन रजनी पामे दत्त के अनुसार ब्रिटिश colonialism के 3 ओवरलैपिंग स्टेजेस थे और हर स्टेज का डोमिनेंट फीचर अलग था। So what does this all mean? Let's connect the dots by looking at the big picture, the 3 stages. Let's start with stage 1. फर्स्ट स्टेज मर्केंटिलिज्म 1757-1813। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? बहुत सिंपल, मोनोपोली ट्रेड और डायरेक्ट अप्रोप्रिएशन ऑफ रेवेन्यू, यानी व्यापार पर एकाधिकार और सीधी लूट। और फीचर्स? इस दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी का डोमिनेंस था। उन्होंने इंडिया के इकोनॉमी या सोसाइटी में कोई खास स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं किए। मेन फोकस वेल्थ ड्रेन पर था, जिसने एज वी डिस्कस्ड ब्रिटेन की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को फाइनेंस किया। ठीक है, अब सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज कॉलोनियलिज्म ऑफ फ्री ट्रेड 1813-1860s। यहाँ ऑब्जेक्टिव बदल गया, क्या हुआ? और इसके फीचर्स? ये स्टेज चार्टर एक्ट ऑफ 1813 से मार्क होता है। फीचर्स थे फ्री ट्रेड, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट, चेंजेस इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉ टू सपोर्ट कैपिटलिज्म, मॉडर्न एजुकेशन भी इंट्रोड्यूस की गई ताकि चीप मैन पावर मिल सके। ओके, सो इंडिया एज अ मार्केट। फिर थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज फाइनेंस कैपिटल 1860s ऑनवर्ड्स। यहाँ ऑब्जेक्टिव क्या था? अब ऑब्जेक्टिव था ब्रिटिश कैपिटल को इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए सिक्योर करना, जैसे कि रेलवेज में, गवर्नमेंट लोन्स में, एटसेट्रा। और इस दौर के फीचर क्या थे? इस दौर में रिएक्शनरी इंपीरियलिस्ट पॉलिसीज आई, लिटन, कर्जन जैसे वाइसरॉयज। अब रूल का जस्टिफिकेशन बदल गया, वो परमानेंट ट्रस्टीशिप की बात करने लगे। इसी दौर में व्हाइट मैन्स बर्डन का आइडिया पॉपुलर हुआ कि इंडियंस इमेच्योर हैं और उन्हें हमेशा ब्रिटिश कंट्रोल की जरूरत है। एग्जैक्टली, इट वाज अ जस्टिफिकेशन फॉर परमानेंट रूल। चलिए, इस पे क्विक क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। ये 3 स्टेजेस किस हिस्टोरियन ने आइडेंटिफाई किए? रजनी पामदत्त, a key name for Marxist historiography of India. फर्स्ट स्टेज का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? 2 things: monopoly of trade and direct appropriation of revenue, basically plunder. सेकंड स्टेज की शुरुआत किस इवेंट से मानी जाती है? The Charter Act of 1813, a very important turning point. और व्हाइट मैन्स बर्डन का कॉन्सेप्ट किस स्टेज में डोमिनेंट हुआ? The third stage, the era of finance capital. It was a justification for permanent rule. ठीक है, थर्ड स्टेज के कुछ रिएक्शनरी वाइसरॉयज के नाम बताओ। Lytton, Dufferin, Lansdowne and Curzon. Their policies reflected the reactionary nature of this stage. गॉट इट। चलिए, आखिरी प्रैक्टिस क्यू फॉर द डे। Let's do it. Practicing the 3 stages. First stage, mercantilism. Second stage, colonialism or free trade. Third stage, finance capital. Simple and easy to remember. And the final mini recap. In short, British colonialism evolved from simple plunder, stage 1, to turning India into a market, stage 2, and finally to a field for capital investment and permanent rule, stage 3. Wow, what a journey. तो चलो फटाफट रिकैप करते हैं। आज हमने भारत पर ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव को डिटेल में समझा। It was a deep dive, for sure. हमने देखा कैसे डीइंडस्ट्रियलाइजेशन ने हमारे आर्टिजन्स को बर्बाद किया। फिर impoverishment of peasantry में ट्रिपल बर्डन को समझा। न्यू लैंडलॉर्डिज्म ने किसान का शोषण बढ़ाया। एग्रीकल्चर में स्टैग्नेशन के रीजंस जाने। फैमिन्स का असली सच, पॉवर्टी को डिकोड किया। कमर्शलाइजेशन के ट्रैप को समझा। डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्री की सिस्टमैटिक पॉलिसी को देखा। इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी ने हमें बताया कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा था। नेशनलिस्ट क्रिटिक ने ब्रिटिश रूल की नींव हिला दी। और आखिर में कॉलोनियलिज्म के 3 स्टेजेस ने पूरी पिक्चर को कनेक्ट कर दिया। Now, to check your understanding, try to answer these questions for yourself.
रेडी। 1. डी-इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड रूरलाइजेशन के कॉन्सेप्ट्स को 2 सेंटेंसेस में एक्सप्लेन करो। 2. इंडियन पेजेंट्री पर ट्रिपल बर्डन क्या था? 3. ड्रेन थ्योरी किसने दी और इसके 2 मेन कंपोनेंट्स क्या थे? 4. रेलवेज को इंडियन सब्सिडी टू ब्रिटिश इंडस्ट्रीज क्यों कहा गया? 5. कॉलोनियलिज्म के फर्स्ट और सेकंड स्टेज में की डिफरेंस क्या था? एंड 6. व्हाइट मैन्स बर्डन का आइडिया कॉलोनियल रूल को कैसे जस्टिफाई करता था? अब आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज। Here's a simple challenge for you. इनमें से किसी एक टॉपिक को, लेट्स से इकोनॉमिक ड्रेन, सेलेक्ट करके अपने फ्रेंड या फैमिली मेंबर को 5 मिनट में समझाने की कोशिश करो। देखो कितना याद है। इट्स द बेस्ट वे टू डिवाइस। एब्सोल्युटली। अगर इस डिटेल्ड एनालिसिस में आपको मजा आया और आपका ब्रेन सुपरचार्ज फील कर रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नीचे कमेंट करके बताओ अगला कौन सा टॉपिक है जिसकी आप ऐसी ही गहरी पड़ताल चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक और जबरदस्त ज्ञान के सेशन में। कीप लर्निंग, स्टे क्यूरियस। बाय बाय। तो दोस्तों, द